विजिट्स बनाने देखे थे और नेविगेशन देखी थी। उससे पहले हम लोगों ने क्या नाम है पहले ही पिछले बेसिस को रिवाइज किया था कि सारा फ्लो को समझा था कि स्टेटलेस विजेट क्या होता है। वो विजेट जो अपनी स्टेट जो जिसकी कोई स्टेट नहीं होती, वो जस्ट समझ ले डेड यूआई होता है। और स्टेटफुल विजेट हमने देखा था जो अपनी स्टेट मेंटेन करता है और किसी भी यूजर के एक्शन पे, किसी भी पीछे उसके अंडरलाइन डेटा पे वो चेंज होता है। ठीक है, ये स्टेटफुल विजेट हमने देखा था। फिर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खैर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही क्या नाम है यूआई के हम लोगों ने विजेट्स देखे थे। असल में तो बहुत ही ज़्यादा जो मेन मैंने हम लोग ने वो देखे थे। हम लोगों ने टेक्स्ट विजेट देखा था जिससे आप यूआई पे टेक्स्ट शो करा सकते हैं। हमने एलिवेटेड बटन देखा था और क्या नाम है हम लोगों ने इसके अलावा बहुत सारे विजेट्स देखे थे जो उनकी मजीद प्रॉपर्टीज देखी थी। टेक्स्ट का फॉन्ट साइज कैसे सेट करना है, फॉन्ट वेट कैसे सेट करना है, कलर प्रॉपर्टीज हो गई। फिर हमने बहुत ज़्यादा विजेट्स डिस्कस किए थे, लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, लिस्ट स्टाइल, लिस्ट व्यू बिल्डर, टेक्स्ट फील्ड, यूजर से कैसे इनपुट हम लोग ले सकते हैं वो फिर हम लोग ने क्या नाम है ये देखा था कि नेविगेशन हम लोग ने देखी थी। हम लोगों ने मल्टीपल स्क्रीन बनाई थी और एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे हम लोग ने नेविगेट करना सीखा था कि ये मेनली क्या हो रहा होता है। बेसिकली ये क्या नाम है हमारा डीएसए का जो स्टैक है, सिमिलर ऑपरेशन जो फ्लटर में नेविगेशन जो स्टैक्स हैं वो पुश करने के लिए यूज करते हैं। फिर हम लोगों ने पॉप करना देखा था कि हम लोगों ने सेकंड स्क्रीन से वापस फर्स्ट स्क्रीन पे कैसे आना है। सिंपली नेविगेटेड डॉट पॉप लिख के हम लोग फर्स्ट स्क्रीन पे मूव हो जाते हैं। और फिर हम लोगों ने डेटा पासिंग देखी थी कि हम लोग एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में डेटा कैसे पास करते हैं। सिंपली हम लोग दूसरी स्क्रीन के जो कंस्ट्रक्टर है जहाँ पे हमने डेटा भेजना है वहाँ पे एक फील्ड रिक्वायर्ड कर देते हैं और जहाँ पे हम लोग पहली स्क्रीन में उसे कॉल कर रहे हैं तो उसमें वहाँ पे डेटा पास कर देते हैं, तो इजीली हमें वो सेकंड स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड सेशन था। तीसरे सेशन में हम लोगों ने देखी थी स्टेट मैनेजमेंट और हमारा एमईवीएम आर्किटेक्चर। स्टेट मैनेजमेंट का मैंने आपको बताया था कि काफ़ी क्या नाम है बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है ये और ये क्यों यूज़ होता है। ये मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि जो स्टेटफुल विजेट है हमारा, वो उसके अंदर स्टेट कैसे अपडेट होती थी, सेट स्टेट मेथड से। लेकिन अगर आपके यूआई में कोई 1000 विजिट्स हैं और अगर आप स्टेटफुल विजिट यूज़ कर रहे हैं और स्टेट के थ्रू अपनी स्टेट यूआई, अपनी जो स्टेट है, अपनी यूआई है उसे अपडेट कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक छोटी सी चेंज के लिए पूरा यूआई रिबिल्ड करना पड़ता था। तो इसका सोल्यूशन हम लोगों ने ये जो मसला था ये काफ़ी समझ लें खतरनाक था अगर आप बड़े लेवल के ऐप्स बनाते हैं, क्योंकि आपके फालतू के रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं। एक छोटी सी वैल्यू चेंज करने के लिए आपको दोबारा यूआई का हर विजेट बनाना पड़ा है। तो ये काफ़ी गलत अप्रोच थी, मतलब समझ लें बड़े ऐप्स के लिए। तो इसलिए हम लोगों ने इसका सोल्यूशन देखा था स्टेट मैनेजमेंट, और हम लोगों ने स्पेसिफिकली देखा था प्रोवाइडर, जैसे आप इजीली पूरी स्क्रीन पे स्टेटलेस विजेट में रहते हुए आप किसी भी स्क्रीन पे स्पेसिफिक, अगर आपने किसी चीज को अपडेट कराना है आप उसकी प्रोवाइडर क्लास बनाते हैं। सबसे पहले तो आप प्रोवाइडर पैकेज इंपोर्ट करते हैं पब स्पेक से, तो उसकी आप प्रोवाइडर क्लास बनाते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं। फिर सारा जो हमने उसके मेथड्स देखे थे वो हम लोग उससे उस क्या नाम है उस क्लास के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एमईवीएम देखा था जो हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट्स में नॉर्मली जो फ्लटर का अपना रिकमेंडेड आर्किटेक्चर है, जो वो अपने डेवलपर्स को रिकमेंड करता है कि फ्लटर के एप्स में ये वाला आर्किटेक्चर यूज होना चाहिए। एमईवीएम देखा था, उसमें था एमईवीएम स्टैंड्स फॉर मॉडल व्यू और व्यू मॉडल। और मॉडल में मेनली हम लोग जो डेटा लेयर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेटा हमारा डेटाबेस या एपीआई एंड पॉइंट से कहीं से भी आ रहा है उसको मैनेज करते हैं। जो हमारा व्यू होता है वो सिंपली यूजर को यूआई दिखाने के लिए होता है, स्क्रीन दिखाने के लिए। और जो व्यू मॉडल होता है वो इन दोनों के साथ इंटरेक्ट करता है। मॉडल में कोई भी डेटा चेंज हुआ वो कैसे शो कराना है, वो उसने प्रोसेस किया व्यू मॉडल ने और व्यू पे शो करा दिया है। ये बीच में एज एन इंटरमीडिएरी एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिए मेनली, ये 3 सेशंस हम लोगों ने किए थे। आज हम लोग देखेंगे मैंने कि हम लोगों ने अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में क्या नाम है फायरबेस कैसे इंटीग्रेट करनी है। ठीक है, ये हम लोग स्क्रैच से देखते हैं आज ताकि कोई भी मसला ना हो, और अगर होता भी है तो हम लोग साथ इनकाउंटर कर लें। और ये मैं साथ साथ आपको बता दूंगा कि क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। अ, अ, क्या नाम है बासित, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस ब्रो, शो हो रही है। सही है, चलें चलें हम लोग आज बिल्कुल ही स्टार्ट से करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं वीएस कोड भी हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ फ्लटर का। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट पी से मैंने कमांड पैलेट खोला। सबसे पहले मेरे पास आ रहा है फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट, एंटर किया मैंने। फिर वो पूछ रहा है कि एप्लीकेशन बनानी है, फ्लटर एप्लीकेशन विद डिस्क्रिप्टिव कमेंट्स, एंटर। और फिर मैंने इसको लोकेशन देनी है कि मैंने कौन से फोल्डर में बनाना है। मैं इसे ई और जो मैंने जाके जहाँ पे बाकी फोल्डर्स पड़े हैं, प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, मैं वहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे फ्लटर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम फिर से मैंने क्योंकि पिछला डिलीट करते मैं फिर से रख लेता हूँ इसका नाम माई फर्स्ट ऐप। ठीक है, और एंटर कर दिया।
ये सिंपली इस कमांड के थ्रू मेरा फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये आप लेफ्ट पे देख सकते हैं कमांड चल रही है, और अभी साथ साथ जितने भी फ्लटर के प्रोजेक्ट की जितनी भी फाइल्स हैं वो बनती जाएंगी। ये सारी वो बन गई हैं। ठीक है, ये हमारे पास फ्लटर का प्रोजेक्ट रेडी हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि बाकी सारे प्रोजेक्ट सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। हम लोगों ने जो मेनली कोड लिखना होता है वो कहाँ पे, लिब के अंदर फाइल होती है मेन डॉट डॉट, जो हमारे ऐप की एंट्री पॉइंट होती है, वहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो ये आपको आपको अब तो आइडिया हो ही गया होगा कि ये क्या है। बेसिक इंपोर्ट है फ्लटर की, जो सब ये समझ ले फ्लटर यूज़ करने के लिए इंपोर्ट होती है। फिर हमारा एंट्री पॉइंट है, रन ऐप मेथड कॉल किया हुआ है, रूट विजेट जो है हमारा माई ऐप, ये उसे पास किया हुआ है। और हमारी माई ऐप को मैंने एक्सटेंड किया हुआ है स्टेटलेस क्लास से, मतलब ये एक स्टेटलेस विजेट है, इनहेरिटेंस यूज हुई है यहाँ पे। इसका कंस्ट्रक्टर है, इसका बिल्ड मेथड है जो जहाँ से यूआई बनता है। मटीरियल ऐप में हम लोग बेसिक सेट करते हैं, और ये सारा आई गेस आपको पता ही है। माई होम पेज है, स्टेटफुल विजेट है, और ये सारा है। तो ऐसा करता हूँ मैं सबसे पहले मैं कमेंट्स रिमूव कर देता हूँ सिंपली एक कमांड से। मैं रेजेक्स यूज़ कर लेता हूँ, क्या नाम है, कंट्रोल एच से मैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ कर लेता हूँ कमांड्स ये कमेंट्स रिमूव करने के लिए। अच्छा, ये मैंने कमेंट्स रिमूव कर लिए हैं अपने प्रोजेक्ट से। कंट्रोल एस करके इसे मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। और अब हम लोग प्रोसेस देखते हैं फायरबेस इंटीग्रेट करने का अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि फायरबेस इंटीग्रेट करने के लिए ना, आपको याद होगा मैंने आपको हमारी जो फ्लटर की कम्युनिटी है, जहाँ से आपको जितने भी को आपने कोई भी बाहर की या कोई थर्ड पार्टी पैकेज इंटीग्रेट करना हो ना फ्लटर में, वहाँ से आपको पैकेज इंपोर्ट करके अपनी pubspec.yaml में वो सेव रख के सेव करना होता है उसे। तो हम लोग पहले वो विजिट करते हैं, pub.dev। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं, और ये भी आउटपुट शो करेगा। ये देखें, ये यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो फायरबेस अगर हमने इंटीग्रेट करना है ना, तो उसके लिए फायरबेस कोर एक पैकेज है, ये होना ही होना अगर आपने अपने ऐप में फायरबेस यूज़ करनी है। हम लोग ये सर्च करते हैं, ये आ गया हमारा। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, और अगर आप आपने मजीद नॉलेज लेनी होती है आप इसको रीड में पढ़ लें। ये देख लें आप, अगर पढ़ें तो ये लिखा है फ्लटर प्लगइन टू यूज़ द फायरबेस कोर एपीआई विच इनेबल्स कनेक्टिंग टू मल्टीपल फायरबेस ऐप्स। इसके थ्रू हम मल्टीपल फायरबेस ऐप से कनेक्ट करते हैं। हम सिंपली इंस्टॉलिंग पे जाएंगे, यहाँ से इसे कॉपी करते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी करके मैं जाऊँगा अपनी pubspec.yaml फाइल में। ठीक है, ये इसके अंदर एग्जैक्ट एफ के नीचे, फ्लटर के एफ के नीचे कंट्रोल वी किया और कंट्रोल एस किया। ठीक है, अच्छा, ये जब तक सेव कर रहा है, मैं ऐसा करता हूँ कि अगर इंशाल्लाह टाइम बचता है तो हम लोग बल्कि ऐसा करते हैं, हम लोग साथ ऑथ और फायर स्टोर, फायर पेज की ये ना मेन इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं। हमारा जब प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हमारा वो हो जाएगा, क्या नाम है, दूसरा वो कनेक्ट हो जाएगा, तो हम लोग ये दो सर्विसेज इसकी यूज़ कर लेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये वाली भी ले लेता हूँ, इसके भी पैकेजेस आपको यहाँ से ही मिल जाएंगे। यहाँ पे आप सर्च करें फायरबेस ऑथ, फायरबेस ऑथ, ये ऑथेंटिकेशन के लिए होता है। आपको नाम से ही लग रहा होगा कि इससे हम लोग फायरबेस का जो प्रोवाइड करता है ना, फायरबेस बेसिकली बैकएंड है ये सारी स्टोरेज की, डेटाबेस की, ऑथेंटिकेशन की, क्लाउड फंक्शंस की, और ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो अगर हम लोग ने ऑथ यूज़ करना है तो सिंपली इसके जाएंगे, इसमें इंस्टॉलिंग में जाएंगे, और इसको भी कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी, ऑब्स्ट्रैक्ट में आया मैं, और इसी के नीचे मैंने फायरबेस ऑथ किया। बल्कि अभी सेव करने से पहले मैंने फायर स्टोर भी यूज़ करना है। ये एक रियल टाइम डेटाबेस होती है जो विद इन मिली सेकेंड्स आपका डेटा स्टोर करती है और रिट्रीव भी कर सकती है। ये भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, फायरबेस, बल्कि इसका नाम है क्लाउड फायर स्टोर आई गेस, फायर स्टोर जी, ये रही, ये है। ठीक है, आप चाहें तो ये सामने कॉपी है, यहाँ से भी कॉपी कर लें। मैंने कॉपी किया और कंट्रोल एस कर लिया मैंने। ठीक है, ये जब भी अगर आपने फायरबेस यूज़ करनी है अपने प्रोजेक्ट में तो ये ज़रूरी है सारी इंपोर्ट्स। ठीक है, अच्छा, फ्लटर पब गेट, कंट्रोल एस करें सिंपली, फ्लटर पब गेट की कमांड चल जाती है, और आपकी जो जितनी भी चेंजेस है pubspec.yaml में वो सेव हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जब सेव होता है तो हमें पता लग जाएगा। ये आउटपुट आ गया। ठीक है, अब हम लोग ये करते हैं कि फायरबेस का हम लोग ने लिंक कैसे करना है। हम जाएंगे अपने फायरबेस कंसोल में। ठीक है, आपने सिंपली टाइप करना है फायरबेस, आप लोगों ने तो उसके कंसोल पे जाना है। ठीक है, और आपने अपना अकाउंट बना लेना है। ठीक है, फायरबेस पे तो जैसे ही आप जाएंगे ना, तो आपको ना ऐसा क्या नाम है दूसरा कंसोल शो होगा। ठीक है, अभी आपका तो ज़ाहिर है कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना होगा, आपका आ रहा होगा क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, कैन यू रिपीट द स्टेप्स। अच्छा, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ स्टेप्स। फिलहाल तक अभी हमने सिर्फ ये किया है कि अपने प्रोजेक्ट में हमने सबसे पहले अपना डिफॉल्ट प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, आपको आइडिया होगा इसका।
हम लोगों ने उसमें फायरबेस इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग pub.dev पे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने सर्च किया है ये फायरबेस कोर। इस प्रोजेक्ट को हमने इस लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट किया है। उसके बाद हमने उधर ही सर्च करके फायरबेस ऑथ के क्या नाम है प्लगइन को इंपोर्ट किया और फिर एंड पे क्लाउड फायर स्टोर को इंपोर्ट किया। फिलहाल हमने सिर्फ ये किया है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं। आगे हम लोग सिंपली ये है कि ये हमारा कंसोल है फायरबेस का। ये आप देख सकते हैं मेरे पुराने कोई प्रोजेक्ट्स पड़े हैं जिनके साथ जो मैंने ऐप के साथ लिंक किए हुए थे, ये वो हैं। तो यहाँ से सिंपली मैं जाऊँगा क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे, आपको भी ये शो होगा। तो यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट विद द नेम फॉर योर प्रोजेक्ट। मैं इसका नाम ले लेता हूँ माई फर्स्ट ऐप, बल्कि एक छोटा सा नाम रख लेता हूँ फर्स्ट ऐप, ताकि आगे हमें कन्फिगरेशन में आसानी हो। ठीक है, इसे मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये आपसे थोड़ी सी चीज़ें पूछेगा गूगल एनालिटिक्स, आपने फिलहाल सब कुछ डिफ़ॉल्ट ही रहने देना। कंटिन्यू करें, यहाँ पे सेलेक्ट अकाउंट है, डिफ़ॉल्ट अकाउंट फॉर फायरबेस, ये आप सेलेक्ट कर लें और क्रिएट प्रोजेक्ट कर लें। ये 5-6 सेकंड लेगा और ये बनाएगा आपका प्रोजेक्ट। ये भी प्रोजेक्ट बन जाएगा फायरबेस का हमारा, फिर हम लोग इसे अपने ऐप के साथ लिंक करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया, ठीक है। कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ और ये मुझे भी अपने प्रोजेक्ट के उसमें डैशबोर्ड में ले जाएगा। ये मेरा प्रोजेक्ट बन गया। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया है। अब दूसरी एक और बात है कि आप लोगों ने अगर ये मैं जितने भी नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशंस कर रहा हूँ ना, लिंक करूँगा अपने ऐप को फायरबेस के साथ, वो मैं CLI फायरबेस CLI मतलब कमांड फायरबेस के कमांड लाइन इंटरफेस के साथ मैं वो कर रहा हूँ, जो मैंने VS कोड में मैं यूज़ करूँगा। अब ये जो CLI है ना, इसके लिए आपके लिए ये डाउनलोड करने के लिए आपको क्या ज़रूरी है, आपको ना अपने लैपटॉप में Node.js ये डाउनलोड करना होगा, ठीक है। आप लोग सिंपली जाएँगे, मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा देता हूँ। ये देखें रिक्वायरमेंट्स हैं। आप अगर वेबसाइट पे जाते हैं ऑफिशियल लिखते हैं, आप सिंपली लिखते हैं अगर फायरबेस फ्लटर, तो ये खुलेगा, ठीक है। ऐड फायरबेस टू योर फ्लटर ऐप, आप इस वेबसाइट पे जाएँगे। हम लोग प्री रिक्विजिट सारे देख लेते हैं। इंस्टॉल योर प्रेफर्ड आईडी, हमारे पास VS कोड है। एमुलेटर है वो हम लोग क्या नाम है गूगल क्रोम पे टेस्ट करते हैं। फिर हम लोग ये भी सेट कर लेंगे। ये हमारा फ्लटर SDK भी है। फायरबेस पे हमने साइन इन करके अकाउंट भी बना लिया है। फिर ये है कि इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी इंस्टॉल द फायरबेस CLI, इस पे आप क्लिक करेंगे, सिंपली ये टैब ओपन हो जाएगी। और अब आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये CLI बेसिकली यूज़ इसलिए होता है, ये आपको काफ़ी सारे टूल्स प्रोवाइड कर देता है मैनेज करने के लिए, व्यू करने के लिए फायरबेस प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो ये सेटअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखें, आपने ना यहाँ पे npm की कमांड चलानी होती है, जिसके लिए आपको जिससे आपका फायरबेस CLI इंस्टॉल होता है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि इंस्टॉल Node.js करें। इंस्टॉल आप Node.js इंस्टॉल करें, ठीक है। तो ये सिंपली आप नोट इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सिंपली आपको ना Node.js की exe फाइल मिल जाएगी, आप वो इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। ये मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये सिंपली आप ये डाउनलोड करेंगे, सेटअप आएगा और यहाँ से क्या नाम है आप Node.js डाउनलोड कर लेंगे और आप आएँगे इसके बाद वेरीफाई करने के लिए अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक है। CLI में आएँगे और यहाँ पे सिंपल आप लिखेंगे node डैश डैश वर्जन। ये जब आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया ना, तो ये आपको शो करेगा कि वर्जन आपको शो करेगा कि आपका नोड जो है ना Node.js वो इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इसके बाद एक कमांड है ये, जब आपका Node.js इंस्टॉल हो जाएगा, आप लोगों ने इसके बाद ये कमांड रन करनी है, क्योंकि ये npm ना Node.js का पैकेज मैनेजर होता है। जो डिफरेंट जो Node.js के पैकेजेस हम लोगों ने इंस्टॉल करने होते हैं, लाइक Express.js और इस तरह के, तो वो उससे उसको करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो जो हमारा Firebase CLI है ना, वो भी npm पैकेज से इंस्टॉल होता है। तो ये देख सकते हैं आप, इंस्टॉल द Firebase CLI वाया npm by running the following command npm install -g Firebase tools। आप सिंपली जाएंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में और यहाँ पे यही वाली कमांड रन करेंगे, ठीक है। ये जब कमांड रन करेंगे तो आपका इजीली थोड़ी सी देर में फायरबेस का CLI भी इंस्टॉल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रन करूँ, मेरा तो ज़ाहिर हुआ है, मैं अगर यहाँ पे सिंपली इस प्रोसेस के बाद आप रन करें फायरबेस डैश डैश वर्जन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्जन शो करेगा आपके फायरबेस का, अगर वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाती है तो। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, ये मैंने थोड़ी देर पहले नहीं था, अभी इसका नया वर्जन भी आ गया। ये अब मुझे अपडेट तो कह रहा है, लेकिन ये आप देख सकते हैं मेरा सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ हुआ है, ठीक है। CLI मैं इजीली VS कोड में यूज़ कर सकता हूँ। ये मैं इंशाल्लाह जब आपको डॉक्यूमेंट दूंगा तो इसमें कंप्लीट स्टेप्स लिखे होंगे सब कुछ करने के, बाकी आपको अभी भी मैंने बता ही दी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है, हम लोगों ने सक्सेसफुली फायरबेस CLI हम लोग अब VS कोड में यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे जाते हैं जो हमने बताया था, ठीक है।
तो ये हमारे पास ऐप, ये हमारा क्या नाम है डैशबोर्ड है, हम लोगों ने जो फायरबेस का प्रोजेक्ट बनाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। गेट स्टार्टिंग बाय एडिंग फायरबेस टू योर ऐप। आप स्पेसिफिकली यहाँ पे देखें मेंशन्ड है, अगर आपने सिर्फ iOS के लिए ऐड करना है तो यहाँ से इस बटन पे क्लिक करके सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। एंड्रॉयड के लिए यहाँ से हैं, वेब के लिए यहाँ से हैं, यूनिटी अगर आपने किसी गेम में यूज़ करना है फायरबेस तो इसके लिए, और हम लोगों ने ये है फ्लटर, ये क्या नाम है हम लोगों ने यहाँ से इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग चलें पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आप देखें ये क्या कह रहे हैं। सबसे पहले बारी बारी आपने फॉलो करना है। इजिएस्ट वे टू गेट यू स्टार्टेड इज टू यूज द फ्लटर फायर CLI। ये तो हम लोगों ने आपको बताया कि अभी इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। बिफोर यू कंटिन्यू, यहाँ पे हम लोगों ने फायरबेस CLI ये इंस्टॉल कर लिया है। हमारे पास फ्लटर SDK भी है और फ्लटर प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने कर लिया, बना लिया, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये देखें अब ये क्या कह रहा है, फ्रॉम एनी डायरेक्टरी रन दिस कमांड। ये इसने कमांड दी है, ये हम लोगों ने कहाँ पे रन करनी है, हम लोगों ने अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके ये एक कमांड दी है इसने। ये देखें आप, ये नाम क्या है इसका, डार्ट पब ग्लोबल एक्टिवेट फायर फ्लटर फायर CLI। ये बेसिकली ना आपके CLI एक्टिवेट करने के लिए होती है। आप लोगों ने सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट में आना है और राइट क्लिक करके ना पेस्ट कर दें, एंटर करेंगे और ये आपके ना फ्लटर फायर को एक्टिव कर देगा। थोड़ा सा टाइम लेगा और इसे एक्टिव कर देगा। ये देखें, ये जब आउटपुट दे देना तो इसका मतलब है कि आपका जो फ्लटर फायर है वो एक्टिवेट हो गया। आप इजीली अपना CLI जो है वो यूज़ कर सकते हैं आगे अपने फायर बेस्ड प्रोजेक्ट को फ्लटर में कॉन्फ़िगर करने के लिए। हम लोग इसका थोड़ी सी मजीद वेटिंग है, इसका वेट कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारा हो गया। ये देखें ऑप्शन हमारे पास आ गया, एक्टिवेटेड फ्लटर फायर CLI। ये हो गया हमारा। ये हमारा क्लोज कर देते हैं और फिर देखें देन एट द रूट ऑफ योर फ्लटर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी रन दिस कमांड। अब इसका क्या मतलब है, ये मैंने कमांड कॉपी की और ये हमने कहाँ पे रन करनी है, हम लोग अपने फ्लटर के प्रोजेक्ट में आएंगे, ठीक है। ये हमारा फ्लटर का प्रोजेक्ट है और यहाँ पे ये डायरेक्टरी देखें कौन सी होनी चाहिए, हमारे प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में। अब मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, ई ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप का फोल्डर है, उसके अंदर फ्लटर प्रोजेक्ट्स का फोल्डर है, उसके अंदर जो मेरा फ्लटर का प्रोजेक्ट है ना जो अभी मैंने बनाया माय फर्स्ट ऐप, आपने यहाँ पे रन करनी है, मतलब अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में आपने ये कमांड रन करनी है। राइट क्लिक करता हूँ मैं और मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से समझ ले काफी ऑटोमेटेड सारा सिस्टम है फ्लटर फायरबेस इंटीग्रेट करने का। अभी मुझसे कुछ ऑप्शन पूछेगा और मैं बताता जाऊंगा। ये आपने गौर से देखने के हो क्या रहा है। ये देखिए अब ये यहाँ सबसे पहला वो क्या पूछ रहा है, विच प्लेटफॉर्म्स शुड योर कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट। मतलब हम लोगों ने चूज करना है कि हमारे जो फायरबेस प्रोजेक्ट है कौन से ऐप्स के लिए बनना चाहिए। हम लोग चाहें तो सिर्फ एंड्रॉइड का बना सकते हैं, लेकिन ये देखें पहले कि हम लोग ये सारे चेक है। अगर हम लोग अगर किसी को अनचेक करना चाहते हैं, सिंपल इस पे जाके एरो की से मूव करके इस पे मूव करके स्पेस बार दबाएंगे तो वो अनचेक हो जाएगा। हम चले सारों का ही बना लेते हैं, तो एंटर करते हैं, ठीक है। तो अब वो ऑटोमेटिकली आपके लिए फेचिंग रजिस्टर्ड एंड्रॉइड फायरबेस ऐप वहाँ से क्या नाम है फेच करेगा। अगर नहीं है तो वो न्यू फायरबेस एंड्रॉइड ऐप वो रजिस्टर कर देगा। हम लोग वेट करते हैं सारे प्रोसीजर के लिए। ये हमारे बारी बारी आप देखेंगे सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो बन रहे हैं। पहले एंड्रॉइड के लिए बनेगा, फिर iOS के लिए बनेगा, फिर वेब के लिए, विंडोज़ के लिए, सब के लिए। क्योंकि हम लोगों ने ये देखें यहाँ पे सारे सेलेक्ट किए थे, बारी बारी सबके लिए बनेंगे। ये आप लेफ्ट पे भी देख रहे होंगे, साथ साथ कोई ना कोई जो फाइल्स ऐड हो रही हैं उनमें चीज़ें बन रही हैं। ये सारा फायरबेस को ऐड करने का ना, ये फायरबेस के ऐड करने का ये सारा पार्ट है। फायरबेस का में जब भी हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं ना अपना फ्लटर ऐप, तो ये ऑटोमेटिकली ये क्या नाम है वो दूसरा नई फाइल जनरेट करता है फायरबेस इंटीग्रेट करने का। अच्छा, फायरबेस इंटीग्रेट हम लोग इसलिए करते हैं कि अगर हम लोगों ने बैकएंड सर्विसेज यूज़ करनी है फायरबेस की, तो इसलिए हम लोग फायरबेस इंटीग्रेट करते हैं। नॉर्मली अगर आप देखेंगे ना कहीं भी, लाइक जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं फ्लटर के, वो हमेशा ज़्यादातर जो क्या नाम है कॉम्बो बनता है ना फ्लटर और फायरबेस का। फुल स्टैक इज जो आपका ऐप है ना, अगर फ्लटर में आपने बनाना है, आपने एक कम्प्लीटली बैकएंड की फंक्शनलिटीज इम्प्लीमेंट करनी है। लाइक आपको अपने ऐप के लिए स्टोरेज चाहिए, आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए, मतलब आप यूजर अकाउंट बना सके, साइन इन कर सके, साइन आउट कर सके, जितने भी फॉरवर्ड पासवर्ड ईमेल वेरिफिकेशन सब कुछ है वो इम्प्लीमेंट करे। उसके बाद आप अपने ऐप में कोई इमेजेस वगैरह कोई भी फाइल स्टोर कराना चाहते हैं, कोई आपका ऐसा ऐप है, ठीक है,
उसके बाद कोई डेटाबेस है आपके ऐप की, आप यूजर का डेटा, फॉर एग्जांपल आपका ई कॉमर्स प्रोडक्ट, ई कॉमर्स का है ऐप, ठीक है, तो उसमें अपने जितने भी अपना डेटा स्टोर करेंगे, यूजर का, ऑर्डर्स का, प्रोडक्ट्स का, कस्टमर्स का, सबका, तो वो सारा आपने अगर कराना है, जितनी भी, मतलब फॉर एग्जांपल आपने बैक एंड सर्विसेज यूज करनी है ना, तो फ्लटर के लिए रिकमेंडेड ये होता है, अपने नीड पे डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली फ्लटर के साथ बैक एंड यूज करते हैं फायरबेस। फायरबेस बेसिकली एक है, समझ लें बैक एंड एज अ सर्विस है, ये आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। अच्छा, ये आप देखें हमारा ऐप सक्सेसफुली लिंक हो गया फायरबेस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसने जितने भी क्या नाम है, इसने जितने भी क्या नाम है वो थे ना, क्या नाम है प्रोजेक्ट थे, उनके बना लिए हैं ये, एपीआई हमें दे दिए हैं, मतलब समझ एपीआई कीज दे दी है जिससे ये प्रोजेक्ट लिंक हुआ हुआ है। लास्ट जी बिल्कुल। अच्छा, ये मैं चले अभी आगे बात होनी थी, मैं आपको बता देता हूँ कि चले हम लोग पहले ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। नहीं, बल्कि मैं अभी ये जो आपका क्वेश्चन है ना, अभी अभी आगे आएगा, मैं इसे एड्रेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखें, ये जब ये सक्सेसफुली हमारा सीएलआई के थ्रू रन हो गया ना, आप यहाँ पे देखेंगे लिब के अंदर एक हमारी नई फाइल बन गई है, ये देखें, फायरबेस ऑप्शंस डॉट डॉट। हम लोग इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसमें है क्या। ऑटोमेटिकली ये जैसे ही हम लोगों ने सीएलआई से ये जब फायरबेस इंटीग्रेट किया ना, ये ऑटोमेटिकली खुद ही फायरबेस ने ये फाइल बना दी है हमारी, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं इसमें है क्या। इसमें कुछ भी नहीं है ऐसे जो आपको बोल, इसको ना आपने बिल्कुल भी छेड़ना है, बस आप व्यू कर सकते हैं कि इसमें है क्या। इसने सिंपली ये सारी देखें, जितने भी प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किए ना अपने ऐप के लिए, ये वो सारी चीजें हैं, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले वेब के लिए आप देखें, ये वेब के लिए इसने जो प्रोजेक्ट बनाया है, अगर हम लोग वेब में यूज करना चाहते हैं, एपीआई की, ऐप आईडी, ये सब कुछ है। यहाँ से अगर आप नोट करें ना, तो ये देखें ऐप आईडी यहाँ की वेब वाली ऐप आईडी से सेम है, मतलब यहाँ से ये वेरीफाई करने के लिए कि जो फायरबेस ऑप्शंस है, इस डॉट डॉट जो नई फाइल बनी है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। इसलिए जब भी हम लोग फायरबेस में कॉन्फ़िगर करते हैं ना ये अपना ऐप, तो ये सीएलआई में भी हमें सारे समझ लें क्रॉस चेक करने के लिए दे देता है, और हम लोग फायरबेस ऑप्शंस डॉट डॉट फाइल में भी जाके चेक कर सकते हैं। हम लोग एंड्रॉइड में इंटरेस्टेड है, तो इसका भी देख लेते हैं। ये आप देखें अगर, तो ऐप आईडी इसकी और ये एंड्रॉइड की ऐप आईडी ये सेम है। इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुली जो हम लोगों ने फायरबेस प्रोजेक्ट बनाया है सीएलआई के थ्रू, वो इंटीग्रेट हो गया फ्लटर में, ठीक है। ये हमारा काम हो गया, हम लोग हमारा प्रोजेक्ट लिंक हो गया है। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ से आप आएंगे सिंपली, ये देखें, बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जब आप कमांड चलाते हैं ना अपने रूट प्रोजेक्ट में, जो मैंने चलाई थी, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस ऑटोमेटिकली रजिस्टर्स योर पर प्लेटफॉर्म एप्स विद फायरबेस एंड एड्स अ लिब स्लैश फायरबेस ऑप्शंस डॉट डॉट। ये जो मैंने कमांड चलाई थी ना, इसके थ्रू ये जो फायरबेस ऑप्शंस डॉट 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 की फाइल है ना, हमारे लिए फोल्डर में ऐड हो गई थी, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ, और यहाँ पे अब क्या है, to initialize Firebase, call firebase.initialize app from the Firebase core package। याद होगा आपने जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया था यहाँ से Firebase core package with the configuration from your new Firebase options। अब यहाँ पे क्या करना है, आपकी जो main डॉट डॉट फाइल है उसमें आप ये दो इंपोर्ट्स करेंगे, सिंपली यहाँ से कॉपी करें और अपने प्रोजेक्ट में जाएं, मेन डॉट डॉट में सबसे ऊपर जाके यहाँ पे ये दो आपने इंपोर्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अवेट फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप, ये आप लोगों ने मेन मेथड के अंदर सिंपली ये जो लाइन है ना कोड की, ये आपने कॉपी कर देनी है मेन मेथड के अंदर। ये मैंने कंट्रोल करके कॉपी कर दी। अब देखें ये अवेट पे एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये ना एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, ऐप पहले चलता है, वो उसके बाद एसिंक्रोनसली ना फायरबेस को उसमें इनिशियलाइज करता है। तो इसके लिए आपको असिंक अवेट, आपको याद होगा मैंने स्टार्ट में डॉट में कीवर्ड्स जो ये थे दो बताए थे कि नेटवर्क रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। तो हम लोग इसे असिंक मेथड बना लेते हैं, और ये ऐप चला गया, ठीक, वो एरर चला गया, ठीक है। तो हम लोगों ने कन्फिग्रेशन ये भी कर लिया है। अब क्या करते हैं हम लोग, सिंपली हमारा समझ लें हमारा जो फायरबेस है ना, वो लिंक हो चुका है हमारे फ्लटर ऐप के साथ। इतना ईजी था ये। मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं ये करता हूँ कि एहतियातन ना मैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि मेरा ऐप ऐड है कि नहीं। यहाँ पे अगर ऐप मेरा लिंक है तो वो शो होना चाहिए था। ये देखें आ भी गया रिफ्रेश करने पे। ये जैसे देखें, जो अभी मैंने जितनी सी भी सारी कॉन्फ़िगरेशंस की थी ना, यहाँ पे मेरे ऐप जो भी मैंने ऐड किया है, क्या नाम था उसका, माय फर्स्ट ऐप, वो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीड टू रिकॉन्फ़िगर, कोई भी आप चेंज करते हैं। अच्छा हाँ, एक और बात मैं आपको बताना ही भूल गया, जब भी आप फायरबेस ऐड करते हैं ना अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में, फायरबेस ना एक और जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फाइल्स है ना, वो जो हमारे प्लेटफॉर्म के फोल्डर्स है ना, वहां पे भी ऐड करता है एक फाइल। जैसे अगर मैं एंड्रॉयड की बात करूं, आप देखें कि इसने ना एंड्रॉयड में एक नई फाइल ऐड की होगी, एंड्रॉयड ऐप, और यहाँ पे देखें गूगल सर्विसेज डॉट जेसन, ये ऑटोमेटिकली फायरबेस ही एक नई फाइल ऐड करते हैं हमारे क्या नाम है प्रोजेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे भी ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो फायरबेस के प्रोजेक्ट की है, जो शो करता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना वो इस ऐप के साथ लिंक है। यहाँ पे भी देखें तो वो ऑथ क्लाइंट है,
ठीक है, उसकी एपीआई की है, सर्विसेज हम लोगों ने कौन सी यूज कर रही है, और बेसिकली बस यही है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो अगर आप देखें ना, ये एंड्रॉइड का एसडीके है, ये क्योंकि एंड्रॉइड के फोल्डर में थी ना, ये आप देखें, ये वाली लाइन, ये वाला जो एपीआई की है, और ये देखें ये वाली एंड्रॉइड की, ये सेम है। ये बस आपका ना, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है और ये नेसेसरी होती है फायरबेस लिंक करने के लिए, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इसमें क्या नाम है, खुद ही दूसरा इसमें ऐड कर देता है। वरना अगर आप नेटिव जो यहाँ पे ऑप्शन था ना स्टार्ट में, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो कंसोल में स्टार्ट में ऑप्शन था कि iOS लिंक करें, एंड्रॉइड लिंक करें, यूनिटी लिंक करें और फ्लटर। हम लोगों ने तो फ्लटर चूज किया कि इतना ईजी था वो। अगर आप सिर्फ एंड्रॉइड प्रोजेक्ट लिंक करें ना, तो वो समझ लिए बहुत ज्यादा चेंजेस। इसलिए हम लोगों ने 2-3 कमांड चलाई हैं और हमारा इजीली जो हमारा ऐप था वो फायरबेस का प्रोजेक्ट था, वो लिंक भी हो गया हमारे फ्लटर ऐप के साथ। अच्छा, एक और चेंज हम लोगों ने करनी है। जब भी हमारा फायरबेस का प्रोजेक्ट बनता है ना, तो हम लोगों ने एक और चेंजिंग करनी होती है। आप लोगों ने इसी, मैं सारे बंद करता हूँ, आप लोगों ने इस एंड्रॉइड फोल्डर में आना है, इस ऐप फोल्डर में आना है, और इसके अंदर एक बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल है, ठीक है। ये जिन्होंने पहले सिर्फ एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट पढ़ी होगी या जिन्होंने सीखी है उनको आइडिया होगा। जो ऐप लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल में आना है, आप उसमें आएंगे और उसमें आप ये करेंगे कि ये देखें, ये भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है आपकी। उसमें आप ये करेंगे कि जो आपका यहाँ पे होगा मिन एसडीके, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये जो भी इसकी वैल्यू है ना फ्लटर डॉट मिन एसडीके, इसको आप रिमूव करें ना, रिमूव करके इसको मिनिमम 21 सेट कर दें, ठीक है। नॉर्मली जो हो सकता है आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से ये कम वैल्यू हो, 21 भी मैं पहले कर रहा था, पता नहीं अब रिसेंटली क्या करते हैं, लेकिन मैं जब भी 21 करता हूँ तो ये वर्क इट वर्क्स फॉर मी। तो ये है कि ये आप लोगों ने सेट कर लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया सेट। कंट्रोल एस करता हूँ मैं और वापस मेन डॉट डार्ट पे चला जाता हूँ। अब ये है कि क्या नाम है अब मैं ये करता हूँ कि वेरीफाई करने के लिए कि मेरा प्रोजेक्ट सही तरह रन हुआ है बगैर किसी एरर के, मैं सिंपली ना रन कर लूंगा जैसे हम लोग नॉर्मल प्रोजेक्ट रन करते हैं। अगर ये रन हो गया ना, सक्सेसफुली कोई एरर ना आया, तो इसका मतलब यही है कि क्या नाम है, फाइल बेस ना सक्सेसफुली लिंक हो गया हमारे ऐप के साथ। और अगर कोई एरर आ गया, इसका मतलब ये कि हमने कोई गलती कर दी है। मैं सिंपली यहाँ पे आके F5 दबा देता हूँ और अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ। तो आई होप आपको समझ आया होगा प्रोसेस, क्या नाम है। अच्छा, ये भी किसी ने चैट में कुछ भेजा है, मैं चेक करता हूँ। बटरफ्लाई प्रोजेक्ट नॉट फाउंड। अच्छा, ये जो एरर चैट में किसी ने फोटो भेजी है ना, साहिल खान, ये आप चेक कर लें कि आपने फायरबेस कंसोल में जाके कोई प्रोजेक्ट ये इस तरह का कोई बनाया भी है या नहीं। ये आप काइंडली चेक कर लें। could not found this the could not be found in this Firebase account। ये आप काइंडली चेक कर लें कि इस आईडी का जो आप दे रहे हैं, ये आपका फायरबेस प्रोजेक्ट उसमें बना हुआ भी है कि नहीं। ये हो भी सकता है लॉगिन कर भी, जो आपने सीएलआई में, हाँ बिल्कुल, बल्कि हो सकता है लॉगिन का ही हो। ये आपने सीएलआई में लॉगिन करना होता है, बटरफ्लाई लॉगिन, जैसे ही कह रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये हमारा चले रन हो गया है। अब दे दुआ करते हैं कोई एरर ना आए। मेनली तो हमने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं, थोड़े से स्टेप्स थे। सॉरी, ये नॉर्मली मेरा टाइम लेता ही होता है। आजकल बहुत ज़्यादा टाइम लेने शुरू हो गए ये, लेकिन फिर भी हम वेट कर लेते हैं। आई होप ये चल जाएगा। हमारा फिलहाल तो आई गेस डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट ही लिंक है ना, हमारा होम पेज है और नीचे डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट ही है। तो इतना टाइम इसे लेना तो नहीं चाहिए। मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। आई होप ये रन हो जाएगा। ये तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने शुरू हो गया है। बिल्कुल, ये अप्रोच भी हम कर ही सकते हैं वैसे, न्यू स्क्रीन वाली। लेकिन ये है कि चलें, एक दफ़ा हम लोगों ने रन कर दिया है, मैं चेक कर लेता हूँ इस बार। तो इस आज इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है और अभी तक नहीं आउटपुट शो हुआ। ये पता नहीं क्या इशू है। नॉर्मली तो मैं कर रहा होता हूँ, इतना टाइम नहीं लेता। मैं ऐसा करता हूँ, हाँ बल्कि आ ही गया है, ये देखें।
आजकल बस बूट कैंप के लिए मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, पहले इतना नहीं लेता था। ये देखें जो हमारा डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है ना, वो सक्सेसफुली रन हो गया है और हमारे जितनी भी फायरबेस की हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशंस करनी थी, वो हम लोगों ने कर की हैं और उसके बाद भी सक्सेसफुली अगर रन हो जाए ना, तो इसका यही मतलब है कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये क्या नाम है, सक्सेसफुली रन हो गया। वो लिंक हो गया है फायरबेस के साथ, ठीक है? सिंपली वही जो काउंटर ऐप था हमारा डिफ़ॉल्ट, ये वही बना हुआ है, ठीक है? ऐप बार, पूरा स्कैफोल्ड, ऐप बार, उसके अंदर टाइटल, हमारे सेंटर में विजेट है, एक काउंटर, क्या नाम है, एक हमारा टेक्स्ट है और काउंटर है। और इस बटन के टैप पे सिंपली ये जो मेथड हमने लिखा था इंक्रीमेंट करने वाला, उसे कॉल करें, सेट स्टेट करें, हमारी स्टेट अपडेट करके वैल्यू को यहाँ पे भी अपडेट हो जाती है प्रोग्राम में और यूआई पे भी अपडेट हो जाती है। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। तो अब हम लोग ये करते हैं कि हाँ, अब जो एक क्वेश्चन पूछा था एक पार्टिसिपेंट ने, हम लोग उसको आंसर करते हैं। प्रोजेक्ट ओवरव्यू में जाते हैं। अब हम लोग ना इसकी सर्विसेज कुछ एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है? तो ये देखें नॉर्मली जो यूज़ करते हैं ना हम लोग अपने ऐप में, बिल्ड में जाके जब आप यहाँ पे जाए ना, तो यहाँ आपको डिफरेंट सर्विसेज नज़र आएँगी। ऐप चेक, ऐप होस्टिंग, ऑथेंटिकेशन, डाटा कनेक्ट, एक्सटेंशंस, फाइल स्टोर डेटाबेस, फंक्शंस, रियल टाइम डेटाबेस, मशीन लर्निंग, होस्टिंग, स्टोरेज। ये देख रहे हैं आप, आपको देख के काफ़ी लग रहा होगा पता कि काफ़ी वास्ट है फायरबेस और बहुत ही अच्छी है। ऑलमोस्ट समझ लें सारी सर्विसेज ना अभी ये मैक्सिमम फ्री हैं। मैं आपको बाकी भी डिस्कस करता हूँ। ये जो अगर आपने कोई भी फॉर एग्जांपल जो नॉर्मली इसीलिए स्टूडेंट्स एफवाईपी के लिए भी ये फ्लटर यूज़ करते हैं और इसलिए अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए भी कि फ्लटर आपको ईज़िली बहुत ही आपने देखा होगा कि कितनी ईज़िली हम लोगों ने जो फायरबेस प्रोजेक्ट था वो अपने फ्लटर ऐप के साथ इंटीग्रेट कर लिया और ये सारी सर्विसेज आपको थोड़े से कोड में आपको ये प्रोवाइड कर देता है। अपना आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, अपने आप में आप ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हैं, आप स्टोरेज फायरबेस स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं अगर आपने डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस यूज़ करनी है, ये सारा। और मशीन लर्निंग ये वैसे मैंने भी नहीं एक्सप्लोर किया, ये हम लोग चेक कर लेंगे, ये आप खुद भी एक्सप्लोर करें बल्कि। अच्छा, बंदे ने एक क्वेश्चन पूछा था पार्टिसिपेंट ने कि जो हमारी इमेज है वो फ्रीली स्टोर हो सकती है। इसका ये सीन है कि कुछ अरसे बल्कि कुछ अरसे पहले तक ना फायरबेस जो स्टोरेज था वो था फ्री। हमने इस पे क्लिक करते हैं और इस सर्विस में मूव करते हैं, ये भी हमारे पास आएगी। ये कुछ अरसे पहले तक ना फ्री था, ऑलमोस्ट सारा ही फ्री होता है। ये कुछ अर्से पहले तक फ्री था कि आपको ना बिलिंग डिटेल्स पहले नहीं डालनी पड़ती थी। लेकिन अब कुछ महीने पहले या पता नहीं कुछ अर्सा हुआ है, इन लोगों ने ना नई अपडेट ले आई है लाई है और उसमें क्या नाम है अब ये ना इसके लिए ज़रूरी है कि टू यूज़ स्टोरेज अपग्रेड योर प्रोजेक्ट्स बिलिंग प्लान। अब ये है कि अभी भी कुछ जो स्टार्टिंग में इनिशियली अगर आपने कुछ थोड़ा डेटा स्टोर करना है, इन खास लिमिट है, आप प्राइसिंग इनकी चेक करें ना, फायरबेस प्राइसिंग लिखें तो सारों की आपकी प्राइसिंग आ जाएगी। तो अगर आपने लिमिटेड डेटा स्टोर करना है ना, ये फ्री है अभी भी, लेकिन ये है कि आपको सबसे पहले ना बिलिंग डिटेल्स जाननी पड़ती हैं। ये सब मैंने काफ़ी लिंक्डइन वगैरह पे भी और फ्लटर डेवलपर जो हैं जो पहले स्टोरेज की इनकी सर्विस यूज़ करते थे, थोड़ा मसला बना है क्योंकि ज़ाहिर है क्रेडिट कार्ड हर किसी को नहीं एक्सेस होता। तो ये इनका थोड़ा इशू बन गया है कि ना मैं पहले फ्री था और ये अब पेड हो गया है। जी, तो बस स्टोरेज का हो सकता है और ऑल्टरनेट अगर ऑप्शंस आपको मिलते हैं तो यूज़ कर लें। मेरे तो ये है कि मेरे पास अपने पुराने जो हैं प्रोजेक्ट्स बने हुए पड़े थे, मैं उन्हीं का मैं यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मैं भी फिलहाल नया स्टोरेज का मैंने अभी यूज़ नहीं की नए प्रोजेक्ट में। तो ये स्टोरेज इसकी प्रॉपर्टी है। स्टोरेज बेसिकली है क्या? अगर आप यहाँ पे देखें तो स्टोरेज और डेटाबेस इनमें फ़र्क क्या है? जो डेटाबेस है ना, वहाँ पे आप सिंपली जो यूज़र डेटा है ना, वहाँ वो स्टोर कर रहे होंगे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी आपने जैसे आप एसक्यूएल जैसे एसक्यूएल या नोएसक्यूएल डेटाबेस में डेटा स्टोर करते हैं ना, टेबल्स की फॉर्म में, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में, जो मैप्स होते हैं उनकी फॉर्म में वो आप यूज़ करते हैं। और ये स्टोरेज है ना, यहाँ पे आप बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स हो गए लाइक लाइक यूज़र की लाइक इमेजेस हो गई अपने ऐप, अगर आपने वो स्टोर करानी है, आपने कोई फाइल्स, पीडीएफ्स और इस तरह की जो भी चीज़ें करानी है ना, तो स्टोर करानी है, तो क्या नाम है, वो आप यूज़ करेंगे। ठीक है? तो ये हो गया। इसके बाद ये है स्टोरेज है, उसके बाद हम लोग देखते हैं फिलहाल ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन हम लोग व्यू करते हैं। ये देखें ऑथेंटिकेशन जब आप चेक करते हैं ना, ऑथेंटिकेट एंड मैनेज यूजर्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ प्रोवाइडर विदाउट सर्वर साइड कोड। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है गेट स्टार्टेड का, हम लोग क्लिक करते हैं। अब हम लोग ना अपने ऐप में फ्लटर ऑथेंटिकेशन यूज़ कर लेते हैं। ये देखें जब आपने क्लिक किया ना गेट स्टार्टेड, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड विद फायरबेस ऑथ बाय एडिंग योर फर्स्ट साइन इन मेथड। यहाँ पे नेटिव प्रोवाइडर्स हैं, अगर आप लोगों ने कस्टम यूजर के ईमेल पासवर्ड, उसके फ़ोन और इसकी बेसिस पे आप लोगों ने उसे लॉगिन कराना है, ये सारे क्रेडेंशियल स्टोर करने हैं, तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि ये बहुत कॉमन है, जो नॉर्मली ऐप्स जितने भी फॉर एग्जाम्पल अपने ऐप्स देखते हैं तो उनमें ये वाले ऑप्शन होते हैं कि साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक, साइन इन विद गिटहब, साइन इन विद लिंक्डइन, ये सारे ऑप्शन ये आपने देखे होंगे। ये सिंपली अगर आपने वो करना है ना, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बिल्कुल ईज़ी है, आप सिंगल टैप पे थोड़ा-सा मतलब 1-2 प्रोसेसेस हैं और उसके
थ्रू आप इजीली ये अपने ऐप में ये फायरबेस के थ्रू साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक और ये सारे आप ऐड कर सकते हैं। हम लोग नॉर्मली ऐसा करते हैं कि जो कस्टम नॉर्मल का जो यूजर का ईमेल पासवर्ड है ना उसके थ्रू से साइन इन करवाते हैं, ट्राई करते हैं। तो हम लोग ईमेल पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, यहाँ से इसे इनेबल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको नीचे डिसेबल ही रहने देते हैं और सेव करते हैं। सेव करके ये इनेबल हो गया, ठीक है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, कोड लिखते हैं कि कैसे ये हमारा ये सारा क्या नाम है सेटअप होगा। अब मैं ये करता हूँ कि फिलहाल इसको क्लोज कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट को, और अब हम लोग लिखेंगे इसका कोड, ठीक है। अब कोड आई गेस थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये आगे आपको चीज़ें समझ भी आ जाएंगी। अब वो अच्छी कन्वर्शन पहुंचते हुए लिब में एक नई स्क्रीन बना लेता हूँ, होम स्क्रीन डॉट डार्ट, ठीक है। ये मैंने बना लिया। फ्लटर को इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। ये थोड़ा लेट सजेशन दे रहा है आज। इंपोर्ट, ये सजेशन भी आज बहुत लेट दे रहा है। मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ सीधा, जो फ्लटर का मटेरियल वाला है, ठीक है। कंट्रोल सी करके ये मैंने कंट्रोल वी किया, नीचे में उसके आगे कर लिया मैंने। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्टेटफुल एक विजेट बना लेता हूँ होम स्क्रीन की, ठीक है। उसका नाम होम स्क्रीन है। ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ मेरे पास बन गया। मैं सिंपली बिल्ड मेथड में आता हूँ, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ स्कैफोल्ड, ठीक है। स्कैफोल्ड में आपको पता है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐप बार है, इसको हम लोग क्या ऐप बार इसकी सेट करते हैं, ठीक है। ऐप बार में क्या प्रॉपर्टी है, टाइटल। सबसे पहले इसका टाइटल सेट करते हैं। टाइटल में हम लोग एक टेक्स्ट विजेट डिस्प्ले करा लेते हैं, जो हमारा क्या नाम है टेक्स्ट विजेट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि फायरबेस ऐप, हम लोग अपनी मर्जी से लिख लेते हैं, ठीक है। फायरबेस ऐप है, ऐप में ये आ गया। फिर बॉडी है, बॉडी में मैं ऐसा करता हूँ कि फिलहाल ना हम लोगों ने बेसिकली फायरबेस ऑफ की प्रैक्टिस करनी है ना सबसे पहले। तो मैं ये करता हूँ कि एक दो टेक्स्ट फील्ड्स बना लेता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर मैं यूजर का पहले ईमेल ले लूंगा, उसका पासवर्ड ले लूंगा, और तीसरे नीचे वाले बटन पे उसको रजिस्टर करा लूंगा, ठीक है। और हमें वो डेटा वहाँ पे फायरबेस में शो हो जाएगा। तो मैं ये करता हूँ कि ऐसा करता हूँ। हाँ, बल्कि आपको मैंने बताया था, जब भी हम लोग टेक्स्ट फील्ड यूज करते हैं तो उसका डेटा सेव करने के लिए जो टेक्स्ट फील्ड में जो भी हम लिख रहे हैं क्या बनाने पड़ते हैं, आप लोग आइडिया होगा। टेक्स्ट फील्ड कंट्रोलर्स। तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले फुल कंट्रोलर बना लेते हैं। फाइनल ईमेल कंट्रोलर इक्वल्स टू, इसकी टाइप होती है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ये आ गया, ठीक है। और एक बना लेता हूँ मैं पासवर्ड के लिए, फाइनल पासवर्ड कंट्रोलर इक्वल्स टू एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है। ये मैंने दो कंट्रोलर्स बना लिए हैं इसके। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद ये है कि चले अब मैं यूआई का बनाता हूँ, ठीक है। इसके यूआई सजेशन देना शुरू ही कर दिया है, बल्कि मैं प्रेफर करता हूँ आज ना कोड खुद लिख लेता हूँ, ज़्यादा ही मेरे सजेशन पे मैं भी रिलाई करना शुरू हो गया हूँ। अब मैं ये करता हूँ कि पहले एक टेक्स्ट फील्ड बना लेता हूँ। एक टेक्स्ट फील्ड बनाई मैंने, ठीक है। इस टेक्स्ट फील्ड में मैं कंट्रोलर, पहला कंट्रोलर यूज़ करता हूँ मैं ईमेल कंट्रोलर का। सिंपली मैं बहुत ज़्यादा कोई अच्छा प्यारा यूआई नहीं बनाऊंगा, बस सिंपली टेक्स्ट फील्ड बनाऊंगा हम लोगों ने, क्योंकि वो फायरबेस वाला कॉन्सेप्ट समझने हमने। कंट्रोलर बना दिया हम लोगों ने। हिंट टेक्स्ट चले मैं इसको दे देता हूँ, वो होती है इसकी डेकोरेशन में प्रॉपर्टी, इनपुट डेकोरेशन और हिंट टेक्स्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर योर ईमेल, ठीक है। और इसको चले मैं बॉर्डर दे देता हूँ, इनपुट बॉर्डर, नहीं वो सॉरी डेकोरेशन के अंदर ही वो प्रॉपर्टी है, बॉर्डर इनपुट, नहीं आउटलाइन इनपुट बॉर्डर इसे दे देते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको प्रॉपर्टी दे दी है। ये मेरी पहली बन गई है ईमेल की टेक्स्ट फील्ड। अब मैं एक बनाता हूँ पासवर्ड की टेक्स्ट फील्ड। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, नीचे टाइम क्योंकि हमारे पास कम है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसे पासवर्ड कंट्रोलर प्रोवाइड कर देता हूँ। इसका क्या मतलब होगा, जब मैं कंट्रोलर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जो भी मैं इस पे इन टेक्स्ट फील्ड में टेक्स्ट लिखूंगा वो इन कंट्रोलर्स में मेरे पास सेव होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं सिंपली एक बटन बना देता हूँ, एलिवेटेड बटन, ठीक है। ये आपको ये सारे विजेट्स में आपको रिवाइज करा चुका था पहले। और इसमें मैं एक टेक्स्ट विजेट कर लेता हूँ यूज़। और यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्टर, नहीं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिएट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि हम यूज़र से ईमेल और पासवर्ड ले रहे हैं। और यहाँ पे मैं सिंपल वहाँ से इसका ना अकाउंट बना दूंगा। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद ऑन प्रेस पे हम लोग क्या करेंगे,
ऑन प्रेस पे अब हम लोग ये करते हैं कि फायरबेस की जो हम लोग ने सर्विस यूज़ करनी है ना, वो उसका अलग कोड लिख लेते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने हैंडल कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे क्या एरर है? अच्छा ये क्योंकि मैंने क्लास रिमूव ही कर दी है तो मैंने ये नहीं रिमूव की, ये इसे रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने कौन सी क्लास बनाई है, होम स्क्रीन, मेन डॉट डार्ट में होम स्क्रीन को कॉल कर लेते हैं। सॉरी, होम स्क्रीन आ गई हमारी, ठीक है, एरर भी हमारा चला गया, ये हो गया। अब मैं ये करता हूँ कि ना इस लिब फोल्डर में ही किधर है हमारा लिब फोल्डर, एंड्रॉयड फोल्डर को मैं बंद करता हूँ, ये है लिब फोल्डर। इसके अंदर मैं ऐसा करता हूँ, एक बना लेता हूँ एक क्लास फायरबेस की, ठीक है, फायरबेस यूज़ करने की। उसका मैं नाम रख लेता हूँ, क्या नाम है उसका, रख लेते हैं फायरबेस सर्विसेज, फायरबेस सर्विस नाम रख लेता हूँ, ठीक है, फायरबेस सर्विसेज डॉट डार्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ फायरबेस सर्विसेज की, ठीक है। यहाँ पे अब मैं जो मैंने ये इंपोर्ट किए थे ना, जो दो क्या नाम है लाइब्रेरीज, फायरबेस ऑथ की और क्लाउड फायर स्टोर की, ये अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। पहले मैं ऑथ यूज़ करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले फाइनल फायरबेस ऑथ, इसका नाम रख लेते हैं ऑथ, ऑथ इक्वल्स टू फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस, सिर्फ इंस्टेंस, ठीक है। ये समझ लें मैंने इसका ना एक इंस्टेंस अपने ऐप में यूज़ कर लिया है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक हो गया। इसके बाद मैं ये करता हूँ कि मैं ना एक मेथड लिखूंगा जिससे मैं यूज़र का, यहाँ पे बल्कि मैं यहाँ पे आपको पहले ही आइडिया देने के लिए लिख लेता हूँ कि यहाँ पे ये काम करने के बाद मैं क्या करूँगा ना, एक मेथड लिख रहा हूँ जो मैं असिंक अवेट मेथड होगा, वो एसिंक्रोनस मेथड होगा। मैं वो होगा फायरबेस, इस क्लास को मैं यहाँ पे पहले कॉल कर लेता हूँ, फायरबेस सर्विसेज डॉट, बल्कि अभी मैंने मेथड तो वो लिखा ही नहीं है, पहले मेथड लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं। मेथड का नाम होगा, उसकी रिटर्न टाइप होगी फ्यूचर। अब ये थोड़ी सी समझने वाली बात है कि ये इसकी रिटर्न टाइप फ्यूचर क्यों है, क्योंकि ये यूजर के क्रेडेंशियल्स लेगा, यूजर के क्रेडेंशियल्स लेके उसे फायरबेस से भेजेगा, वो उसे ऑथेंटिकेट करे, बल्कि अभी तो रजिस्टरिंग अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, तो ये वहाँ पे उसके क्रेडेंशियल्स एंटर करके नया अकाउंट बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये सारा जो काम है ना, ये फ्यूचर में हो रहा होता है, मतलब हमें डायरेक्टली जो हमारा लाइन बाय लाइन जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है ना, उस तरह नहीं होता, हमें ये वेट करेगा, उसका रिस्पॉन्स आएगा, ये तब आगे मूव करेगा। तो हम लोग इस तरह ये क्या नाम है काम करते हैं, इसलिए हम लोग इसकी रिटर्न टाइप, वो रिटर्न टाइप तो वर्ड है, ये जो फंक्शन है ना, ये फ्यूचर फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग इसको स्ट्रिंग पास कर देते हैं एक ईमेल का, ठीक है, और स्ट्रिंग एक पास कर देते हैं पासवर्ड का, जो सिंपली हम लोग वहाँ पे यूजर से ले रहे थे, ठीक है। ये असिंक अवेट मेथड था, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, अब इधर मैं सिंपली ये कर दूंगा कि मैं नॉर्मली जो मैं ट्राई कैच के जो वो सॉरी जो मेरे असिंक अवेट के मेथड्स होते हैं ना, ये मैं लिखता हूँ ट्राई कैच ब्लॉक में। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये आपके जो एसिंक्रोनस टास्क, इनमें ना एरर आने का चांस है। लाइक समझ लें ये आपको आपके एक्सेस करते हैं नेटवर्क रिक्वेस्ट को, उस तरह ये होते हैं परफॉर्म। तो अगर आपका नेट नहीं है या और कोई भी एक्सेप्शन आती है, तो यहाँ पे आप इजीली एक्सेप्शन हैंडल करते हैं, ठीक है। तो मैं ट्राई में क्या करता हूँ, ट्राई में सिंपली मैं कर देता हूँ कि अवेट लिख के, ये जो मैंने ऑथ इंस्टेंस बनाया है फायरबेस का, ऑथ डॉट, ये देखें मुझे ऑटोमेटिकली, जैसे ही मैंने ऑथ को मैंने यहाँ पे एक इसका इंस्टेंस बनाया था और मैं डॉट करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली मुझे सारे मेथड्स दे देगा, ठीक है, जितने भी ऑथ में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, मेरे पास होगा, ये देखें साइन इन विद क्रेडेंशियल, ये सारे साइन इन करने के मेथड्स हैं। फिलहाल मैंने अकाउंट बनाना है, तो क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड क्लिक करता हूँ मैं, और सिंपली ये देखें कुछ भी नहीं किया मैंने, जो मेरे पैरामीटर्स थे मैं उन्हें यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ठीक है। अवेट मेथड था ये, यहाँ तक हो गया हमारा। और इसके बाद अगर ये हो जाता है तो मैं चले यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा कि यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ अगर ये हमारा काम कंप्लीट हो गया सही तरह, ठीक है। और अगर मैं कोई एक्सेप्शन आती है हमारी, तो यहाँ पे मैं चले प्रिंट करा दूंगा कि एरर वाइल रजिस्टरिंग यूजर, ठीक है। सिंपली बिल्कुल सिंपल सा मैंने कोड लिखा है यूजर को एक नया यूजर बनाने का। आपने देखा होगा सिंपली मैंने एक इंस्टेंस बनाया फायरबेस का, और वो एक उसका बिल्ट इन मेथड है, वो मैंने यूज कर लिया क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, और उसे क्या पास कर दिया है, जो मेरे ईमेल और पासवर्ड है। और इस फंक्शन में किधर यूज कर लूंगा, वहां पे हमारा जो प्रेस बटन है उसके टैब पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने फायरबेस सर्विसेज है डॉट, यहाँ पे मुझे ऑप्शन देगा ये, यहाँ पे नहीं, इसका ऐसा करूंगा कि यहाँ पे इधर मुझे इनिशियलाइज करनी पड़ेगी कैसे इस क्लास को,
फाइनल फायरबेस सर्विसेज इक्वल्स टू, ये मैंने इसका एक इंस्टेंस बनाया है और इसके थ्रू मुझे एक्सेस करना चाहिए इसका जो है फायरबेस सर्विसेज डॉट, ये देखें रजिस्टर यूजर का मुझे ये मेथड दे रहा है जो मैंने वहाँ पे बनाया है। और सिंपली इसे यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा वाला, जो मैंने कंट्रोलर से ये जो जितना भी टेक्स्ट है मैं कंट्रोलर से ले रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं पास करता हूँ ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल यूजर ने स्पेसिस ऐड किए ना, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे मेल में ऐड हो, मैं एक मेथड है सिंपल यहाँ पे ट्रिम होगा, ये देखें मैं अगर ये यूज़ करूँगा ना तो यूजर ने जितने भी जो स्पेसिस है ना एक्स्ट्रा स्पेसिस वो नहीं काउंट होंगी। और पासवर्ड कंट्रोलर में ये मैं साइड पे कर लेता हूँ, पासवर्ड कंट्रोलर में सिंपली पासवर्ड कंट्रोलर का मैं टेक्स्ट पास कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा समझ लें सिंपली क्या नाम है, हम लोग यहाँ से इजीली यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं हमारा नया यूज़र, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, और ये हमारा हो गया। अब हम लोग ये करते हैं कि ना चेक कर लेते हैं अपने ऐप को रन करके कि ये हमारा बिहेव कैसा कर रहा है। आई होप के फिलहाल तो कोई एरर नज़र नहीं आया क्योंकि बिल्कुल इजी सा प्रोसेस था और ये रन कर जाए। देखिए हम लोग कर के रहे हैं यहाँ पे सिंपली दो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, एक में हम यूज़र से ईमेल ले रहे हैं, एक से पासवर्ड ले रहे हैं वो, और हम लोगों ने सिंपली वो किसको पास करें, रजिस्टर यूज़र मेथड हम लोगों ने बनाया है फायरबेस सर्विसेज का, वहाँ पे ईमेल कंट्रोलर का टेक्स्ट हम लोगों ने दे दिया है, ठीक है, और एक पासवर्ड कंट्रोलर का टेक्स्ट दे दिया है। ये मेथड बेसिकली हमारा कर क्या रहा है, ये हम लोगों ने इस क्लास, ये फायरबेस सर्विसेज क्लास का एक मेथड है, यहाँ पे हमने फायरबेस ऑथ का इंस्टेंस इनिशियलाइज किया है, रजिस्टर यूजर है, इसको हम ये क्या एक्सेप्ट करते हैं, कौन से दो पैरामीटर्स, स्ट्रिंग ईमेल और स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। और सिंपली आगे कर क्या रहे हैं, ट्राई कैच ब्लॉक है क्योंकि ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, ठीक है। और यहाँ पे क्या नाम है, ये एसिंक्रोनस, ये ट्राई कैच ब्लॉक हम लोगों ने लिखा क्यों है, क्योंकि जितनी भी हमारी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है ना सिंक अवेट वाली, वो होती है नेटवर्क, वो होती है फ्यूचर में, ठीक है। तो उसमें कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है, जरूरी नहीं कि हमारे पास अच्छा ही जो हमारा इंटेंडेड रिस्पॉन्स हमेशा वही आए, तो इसलिए हम लोग ट्राई कैच मेथड यूज कर लेते हैं ताकि कोई भी अगर कोई एक्सेप्शन आती है, हम लोग कैच ब्लॉक में ई आता है तो हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगर ई प्रिंट कराना चाहते हैं कि एरर आया क्या है, तो वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हैं। ये हमारा एरर है, ठीक है। मैं अगर इंटरपोलेशन यूज करके ये करूँ तो मेरा ये जो ई आया ना एरर, ये उसे शो कर देगा कि बेसिकली एरर क्या है हमारा, ठीक है। अच्छा हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया, हम चेक करते हैं। ये हमारे पास फिलहाल ये है, हम लोग ये प्रिंट करा रहे हैं ना, हम लोग यूजर रजिस्टर, हाँ चले हम प्रिंट करा रहे हैं। मैं एंटर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल अपना ईमेल, ठीक है, @gmail.com, ठीक है। और अच्छा नहीं, ये एंटर ईमेल यहाँ पे ये क्यों है, मैंने, अच्छा यहाँ पे देखें मैंने इसका भी ईमेल ही रखा हुआ है, यहाँ पे मैं चले कर देता हूँ एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, सेव किया, स्टेट रिफ्रेश हुई, देखें जो मैंने पहले टेक्स्ट लिखा था वो गायब हो गया। अब मैं एंटर करता हूँ अब्दुल समी और पासवर्ड मैं एंटर कर देता हूँ 123456, ठीक है। अब मैं बनाता हूँ अगर क्रिएट अकाउंट, जब मैंने टैग किया ये देखें यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली आ गया ना, हमारा यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ फायर बेस में ये शो कहाँ पे होना है, ये शो होना है यूजर्स में जाएं, ये देखें ये मेरा डेटा आ गया जो भी मैंने यूजर रजिस्टर किया है। अब ये जो अभी फिलहाल रजिस्टर हुआ है ना, अब सिंपली जो मैं साइन इन के लिए है वो मैं चले आपको बताता हूँ। सिंपली देखें ये स्टोर क्या कर रहा है, मेरा यूजर का ईमेल, प्रोवाइडर कौन सा यूज हुआ है, हम लोगों ने नॉर्मल ईमेल पासवर्ड यूज किया, यूजर की डेट, किस डेट को क्रिएट हुआ है ये अकाउंट, साइन इन कब किया है, और यूजर आईडी, ये यूनिक यूजर आईडी है। फायरबेस हमेशा मेंटेन करता है उसके लिए क्या नाम है, यूनिक यूजर के लिए जो भी अभी हमारे जिसने लॉग इन किया, ठीक है। और सिंपली अगर फॉर एग्जाम्पल ये साइन अप की स्क्रीन थी ना, इसके बाद क्या होता है नॉर्मली ऐप्स में प्रोसेस जब साइन अप कर लेते हैं तो नेक्स्ट साइन इन स्क्रीन में जाता है। उसके लिए अगर हम लोग अगर करना चाहें तो क्या करते हैं, अभी फॉर एग्जाम्पल पूरी स्क्रीन बनाने का टाइम तो नहीं है, तो सिंपल अगर मैं वो करना चाहूँ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने ये मेथड किया है ना, वहां पे मैं इजीली auth डॉट साइन इन विद आ जाएगा विद ईमेल एंड पासवर्ड। मैं सिंपली ये मेथड यूज करूंगा और उसको यही वाले ईमेल को मैं ये ईमेल दे दूंगा और पासवर्ड को, पासवर्ड में मैं पासवर्ड दे दूंगा, ठीक है। बस देखें ये टोटल मेथड, ये मेथड इनफ है, सिर्फ ये इस मेथड से आप साइन इन हो जाएंगे। देखें कितना इजी है ये कि आपने एक ही मेथड से यूजर बना लिया है, सिंपली फायरबेस में वो स्टोर हो गया है, और इसी मेथड से जब आप साइन इन स्क्रीन में होते हैं सिंपली वो साइन इन स्क्रीन क्या होगी वाला, एग्जैक्टली सेम होगी, उसमें भी एक ईमेल टेक्स्ट फील्ड होगी, पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड होगी, और बटन पे लिखा होगा साइन इन, उस बटन पे आप क्या करेंगे, साइन इन यूजर वाला आप मेथड कॉल करेंगे, और उस मेथड में क्या होगा सिंपली ये वाला आपने कॉल किया होगा auth डॉट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये बिल्ट इन मेथड है, और इसको आप क्या पास करेंगे जो यूजर ने ईमेल दिया और पासवर्ड दिया है, इसके थ्रू आप इजीली साइन इन कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम लोगों ने आज देख लिया कि यूजर कैसे हम लोगों ने फायरबेस से रजिस्टर किया है। ठीक है, हम लोगों ने ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने रजिस्टर किया उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो आई गेस ऑथ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ऐसा करते हैं, एक और जो सर्विस है आपकी इसके लिए वो भी हम लोग यूज कर लेते हैं, फायर स्टोर डेटाबेस। अब इसमें क्या है, फायर स्टोर डेटाबेस ना फायरबेस की नो एसक्यूएल डेटाबेस है। अब नो एसक्यूएल का क्या मतलब है, आप लोग सोच रहे होंगे। नो एसक्यूएल का मतलब है कि ये डेटा स्टोर करने के लिए यूज होती है इन द डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, की वैल्यू पेयर्स मतलब जैसे आप लोग ने देखा होगा जो मैप मैप जो डेटा टाइप है इसमें क्या नाम है डार्ट में, या जो जेसन फॉर्मेट हमारे पास जिसमें आता है। ठीक है, क्या नाम है। अच्छा, चैट में किसी ने कोई क्वेश्चन किया है, मैं देखता हूँ। चैट में क्वेश्चन है, बस अपडेट नहीं हुआ मेरे पास, फोन पे आया क्वेश्चन। अगर हमने कंडीशंस लगानी हो और यूजर नेम पासवर्ड, बिल्कुल, ये बिल्कुल है। क्या नाम है, ये जो था ना हम लोगों ने वैलिडेशन है, ये आप इजीली एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीन है ना, यहाँ पे एक वैलिडेटर का फंक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं भी बिल्कुल समझ लें, टाइम नहीं है तो इसलिए कर रहा हूँ ना। आप एक वैलिडेटर का फंक्शन लिखेंगे, फिर वहां पे आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, काफी सारी कंडीशन है, मैं आपको बताता हूँ। इफ ईमेल इज नॉट इक्वल टू नल एंड यूजर पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि क्या नाम है तब साइन इन कराओ। ठीक है, एक तो ये हो गया कि मतलब इन दोनों में से कोई भी फील्ड्स खाली ना हो जब अगर यूजर साइन इन कर रहा हो। अगर हो खाली है तो आप उसे स्नैक बार डिस्प्ले करा दें कि आपको जो दोनों फील्ड्स है ना वो रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद आप वैलिडेट कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल यूजर साइन इन कर रहा है तो साइन इन का क्या मतलब है, उसका अकाउंट पहले से बना है और वो दोबारा आ रहा है। तो जब साइन इन है, जो ये साइन इन मेथड हम लोगों ने यूज किया था ना, वो ऑटोमेटिकली चेक करता है कि इस यूजर का डेटा हमारे पास फायरबेस में पहले से पड़ा हुआ भी है कि नहीं। अगर वो साइन इन नहीं है तो वो खुद ही बोल देगा कि भाई इस अकाउंट का कोई भी नहीं है, इस क्रेडेंशियल के साथ हमारा कोई भी नहीं है अकाउंट फायरबेस में, तो आप पहले अकाउंट नया बना लें। ठीक है, और अगर वो साइन इन है, वो पहले का उसका जो यूजर है वो रजिस्टर्ड हुआ है तो उसे साइन इन कर देगा। आप आगे एक वैलिडेटर मेथड लिख के, जो टेक्स्ट फील्ड है वो आपको याद होगा, मैंने टेक्स्ट फॉर्म फील्ड एक विजेट बताया था आपको, वो उसके यूज होता है। तो उसमें आप इजीली वैलिडेटर मेथड यूज करके जितने भी कंडीशन आपने लगाने हैं कि यूजर नेम इससे बड़ा 13 डिजिट्स का होना चाहिए, आपका ईमेल करेक्ट होना चाहिए, क्या नाम है, जितनी भी वैलिडेशन आपने लगानी है ये दोनों फील्ड्स खाली नहीं होनी चाहिए, वो आप उस वैलिडेटर मेथड में लिख के आप उस क्या नाम है जो टेक्स्ट फील्ड है उस वहां पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई गेस इसमें है ऑन चेंज है वैलिडेटर, वो होता है शायद टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में, वो आप वहां पे मेथड लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारा काम आप वहां पे कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने कर लिया है। अब हम लोगों ने क्या करना था, फाइल स्टोर यूज करना। हाँ, मैं आपको स्टोर एक्सप्लेन करता फाइल स्टोर क्या है। फाइल स्टोर ना एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है जो फायरबेस हमें वो फायरबेस प्रोवाइड करता है। नो एसक्यूएल का मैंने आपको बताया कि न्यू एसक्यूएल डेटा कौन सा होता है, जिसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। लाइक जो मैप की डेटा टाइप है फाइल स्टोर में, या जो हमारे पास जेसन में जितना भी हमारे पास डेटा आता है वो सारा होता है की वैल्यू फॉर्म की पेयर्स में। इसलिए हम लोग क्लाउड जो फाइल स्टोर है इसमें भी हम लोग डेटा की वैल्यू फॉर्म्स की फॉर्म में ना वो सेव करते हैं। तो इसमें हम लोग अब आगे प्रोसीड करते हैं, क्रिएट डेटाबेस करते हैं। ठीक है, ये जब आप क्लिक करेंगे ये आपसे कुछ पूछेगा। ठीक है, ये डेटाबेस आईडी डिफॉल्ट इसने खुद ही सेट किया है, और लोकेशन, लोकेशन देखें ये आ रही है, आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। ये बेसिकली है क्या, ये फायरबेस क्लाउड है ना, तो क्लाउड के आपको पता होगा एडब्ल्यूएस में भी और इसमें भी डिफरेंट रीजन होते हैं जहाँ पे इनके डेटा सेंटर्स होते हैं। तो मतलब ये कहाँ पे लोकेट हुआ है, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कि आपको कौन सी रीजन लोकेशन में बनाना है। आप बेशक डिफॉल्ट जाने से कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, आफ्टर यू सेट दिस लोकेशन यू कैन नॉट चेंज इट लेटर। हमने चले कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट जाते हैं हम लोग। अच्छा, अब एक और चीज आ रही है। एक और चीज ये है कि आप अगर देखें दो ऑप्शन हमें दे रहा है, आपने ये फाइल जो डेटाबेस है प्रोडक्शन के लिए यूज करनी है अभी से, या स्टेट टेस्ट मोड के लिए। ठीक है, वो आप उस पे इसकी बेस में ना जो डेटाबेस के रूल्स हैं वो डिसाइड होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, बाकी को छोड़ के अलाउ रीड और राइट इफ फॉल्स, इसका मतलब क्या है, इस डेटाबेस ने रीड अलाउ किया हुआ है लेकिन इस डेटाबेस में हम लोग कुछ भी डेटा एंटर नहीं कर सकते, इसने जो डिफॉल्ट है ना वो फॉल्स किया हुआ है। तो हम लोग बेसिकली हम लोग स्टार्ट टेस्ट में चले जाते हैं। यहाँ पे भी इसने एक इसमें यहाँ पे क्या रूल है टाइम, अच्छा यहाँ पे इसने रूल दिया है कि रीड हो सकते हैं, राइट सिर्फ जो टेस्ट मोड है उसमें कब तक हो सकता है, 226 मतलब एग्जैक्टली एक महीने बाद तक। जो टेस्ट हमारी डेटाबेस अगर हम लोग फाइल स्टोर बनाते हैं ना, वो 30 डेज तक हम लोग उसमें डेटा वो स्टोर रहेगा। हम लोग चले टेस्ट मोड क्रिएट कर लेते हैं, हम लोग वैसे भी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग क्रिएट करते हैं। तो अब हम लोग इसमें डेटा स्टोर करेंगे अपनी फाइल स्टोर में। अच्छा, ये हमारी डेटाबेस रेडी हो गई है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसमें डेटा स्टोर कैसे होता है। हमारा जो फाइल स्टोर में डेटा है ना वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शंस। लाइक पहले एक कलेक्शन बनेगा, ठीक है,
क्या नाम है, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि हम उस क्या नाम है कलेक्शन का। लाइक हमारी डेटाबेस होती है ना, एसक्यूएल डेटाबेस आपने सुना होगा, उसमें होते हैं टेबल्स। लाइक यूजर टेबल है, उसके अंदर मजीद फील्ड्स होती हैं, फील्ड होती हैं कि यूजर का टेबल है ना, तो यूजर आईडी, यूजर नेम, यूजर ईमेल, यूजर पासवर्ड, एज, ज्वाइनिंग डेट, इस तरह ये सारी। तो इसमें भी सेम ये है, कलेक्शन का आप नाम रखते हैं, उसमें एक यूनिक आईडी होती है और फिर उसके अगेंस्ट आगे डेटा स्टोर हुआ होता है। तो ये भी सारा हम लोग अभी कर लेते हैं। हम लोग सिंपली अभी यहाँ पे जाते हैं और इसका ना स्टोर करने का एक मेथड लिख लेते हैं फायरबेस सर्विसेज की क्लास में। मैं एक नया मेथड बना लेता हूँ जिसका नाम होगा कि फॉर एग्जांपल इसकी भी रिटर्न टाइप होगी फ्यूचर, सॉरी फ्यूचर फंक्शन होगा, रिटर्न टाइप वर्ड होगी, क्योंकि हम लोग सिंपली एक ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, कुछ भी से रिटर्न नहीं करा रहे। इसका नाम रख लेता है ऐड यूजर डेटा। चलें इस मेथड का नाम रख लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ ना कि इसको मैं एक नेम प्रोवाइड कर देता हूँ, जो मैं वहाँ से एक और टेक्स्ट फील्ड बनाता हूँ जहाँ से मैं यूजर का नेम लेता हूँ और सिंपली मैं वो फाइल स्टोर में सेव कर लूँगा, ठीक है। असिंक, और इसके अंदर है वो, अगर असिंक वेट है तो मैं यहाँ पे क्या नाम है ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करूँगा, ताकि मैं कोई भी अगर एक्सेप्शन आती है उसे मुझे आइडिया होता है कि वो एक्सेप्शन है क्या, और यहाँ पे मैं एक्सेप्शन प्रिंट करा दूंगा कि अनेबल टू सेव डाटा, अनेबल टू स्टोर डाटा। और यहाँ पे मैं डॉलर करके ई करूँ तो मेरे पास जो एरर है ना एक्चुअली वो भी प्रिंट हो जाएगा। अब ट्राई में मैं क्या करूँगा, ट्राई में सिंपली अब मैं ये करता हूँ ना, आप देख रहे होंगे कि जो मेरा ऑथ इंस्टेंस है, जो मैंने इसने क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड है ना, इससे एक नया यूजर बना दिया है। अगर मैं यहाँ पे ऑथ डॉट करके एक करूँ ना, तो मुझे ये कुछ यूजर की जो है ना करंट यूजर या इस तरह की ना ये मुझे प्रॉपर्टी देगा आई गेस। जी ये देखें, अगर मेरा जैसे ही मेरा इस मेथड से एक नया यूजर क्या नाम है बना है ना, तो मैं इसी कोड में ना उस यूजर की सारी प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं सिंपली कर दूं फाइनल यूजर इक्वल टू और डॉट करंट यूजर, और अगर मैं मजीद आगे इसकी प्रॉपर्टीज देखूँ यूजर डॉट, यहाँ पे मैं इसका ईमेल, इसका नेम, इसका कुछ भी सेव करा सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको बताना था। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना फाइल स्टोर में इसका ईमेल और नेम सेव कराता हूँ, ठीक है। तो ये है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि इसी यूजर को इनिशियलाइज कर देता हूँ, फाइनल यूजर इक्वल्स टू ये जो मैंने ऑथ का इंस्टेंस, ऑथ डॉट करंट यूजर, जो मेरा फिलहाल अभी यूजर लॉगिन है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, बल्कि ऐसा करते हैं पहले हम लोग ना एक इसकी टेक्स्ट फील्ड अलग से बना लेते हैं, इसी बटन के नीचे बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग इसका कंट्रोलर बनाते हैं जहाँ पे इसका टेक्स्ट सेव होगा। यहाँ पे इसकी मैं इसका कंट्रोलर होगा नेम कंट्रोलर, ठीक है। मैं यूजर से उसका नेम लूंगा इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है। ये इसका कंट्रोलर बना। अच्छा, उसके बाद क्या करता हूँ मैं एक टेक्स्ट फील्ड ले लेता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड में क्या होगा, कंट्रोलर उसे पास कर दूंगा कौन सा, जो हमारा नेम कंट्रोलर है, मतलब इसमें जो भी वो लिखेगा ना वो नेम कंट्रोलर में सेव हो। और इसका भी फॉर एग्जांपल डेकोरेशन के लिए सिंपल छोटी सी इसको डेकोरेशन दे देते हैं, इनपुट डेकोरेशन, हाँ जी। और बॉर्डर आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, ठीक है। और हिंट टेक्स्ट इसे दे देते हैं कि यूजर क्या एंटर करे, सॉरी हिंट टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं सॉरी ये होती है सिंपल एंटर योर नेम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, और ये एरर था क्योंकि यहाँ पे कोमा नहीं है, ये आ गया। और इस टेक्स्ट फील्ड में क्या होगा, इसके नीचे ना मैं ये करता हूँ कि एक बटन रख लेता हूँ जिसके टैब पे मैं जो डेटा है ना वो फाइल स्टोर में बेचे वहाँ पे सेव करा लूंगा। एक और एलिवेटेड बटन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको एक मेथड चाहिए होता है, वो प्रेस पे क्या होगा, और चाइल्ड में मैं क्या लिख देता हूँ, टेक्स्ट विजेट यूज कर लेता हूँ, और वहाँ पे ले लेता हूँ सेव डेटा टू फाइल स्टोर, ठीक है। ये मैंने यूज कर लिया है। और यहाँ पे अब इसके टैब पे मैं क्या करूंगा, इसके टैब पे वो जो मेथड मैंने लिखना है मैं वो कॉल कराऊंगा, ठीक है। अब मैं वो मेथड यहाँ पे जो मैंने यूजर वो लिखना था वो कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अभी तक कर क्या रहा हूँ फिलहाल, सिंपल यूजर का नेम लिया है, यूजर से नेम लूंगा, और यहाँ पे जो पहले का यूजर लॉगिन है उसका यूजर करंट यूजर लूंगा, और मैं चेक करूंगा। मैं ना चाहता हूँ कि इस यूजर का ना ईमेल भी सेव कराऊं, तो उसके लिए जरूरी है कि यूजर लॉगिन हो, नल ना हो। तो मैं चाहता हूँ अगर यूजर नल नहीं है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू आता है, यूजर इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेव क्या कराऊंगा, यहाँ पे अब मैं यूज करूंगा जो मेरा, हाँ बल्कि मैंने भी फायर स्टोर का इंस्टेंस तो बनाया ही नहीं है। यहाँ पे मैं ऊपर एक फायर स्टोर का इंस्टेंस भी बनाऊंगा, फाइनल फायर बेस फायर स्टोर, ये देखें। यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ फायर स्टोर इक्वल्स टू फायर बेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस, इंस्टेंस जी इंस्टेंस है। ये देखें, ये मैंने फायरबेस फायर स्टोर पहले जैसे मैंने ऑथ यूज करने के लिए उसका इंस्टेंस बनाया था ना, अब मैंने फायर स्टोर यूज करने के लिए उसका इंस्टेंस बनाया है। अच्छा ये हो गया।
मैंने इसका इंस्टेंस बना लिया है। अब मैं ये करता हूँ कि मैंने अगर मैं अब ऐड यूजर डेटा है, यहाँ पे मैं नेम ले रहा हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा यूजर फिलहाल लॉगिन है तो मैं उसका साथ ईमेल भी सेव कराना चाहता हूँ। तो फाइनल यूजर इज इक्वल टू ऑथ डॉट करंट यूजर, जो करंट यूजर लॉगिन है उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और मैं सेव करना चाहता हूँ तो मैं पहले चेक कर रहा हूँ, अगर यूजर नल नहीं है तो क्या कर लो, ये जो मैंने कलेक्शन बनाया है फाइल, वो इंस्टेंस बनाया है फाइल स्टोर इंस्टेंस डॉट, ये देखें ये ऑप्शन रहेगा मुझे कलेक्शन। अब ये कलेक्शन भला कौन सा है, जो मैंने आपको याद होगा यहाँ पे बनाना है। ये जहाँ पे जो भी नेम आएगा ना, जिस टेबल के फॉर एग्जांपल जिस टेबल में मैं डेटा डेटा सेव करना चाहता हूँ, ये मैं वो क्या नाम है वहाँ पे वो कलेक्शन स्पेसिफाई करूंगा। ये सिंपल स्ट्रिंग होता है, मैं इस कलेक्शन का नाम रख देता हूँ यूजर्स। ठीक है। अब इस कलेक्शन के अंदर मैं इसको इसके मजीद अगर फॉर एग्जांपल मुझे ना एक और डॉक्यूमेंट चाहिए जिसकी बेस पे, मतलब एक टेबल है ये यूजर्स का, उसके अंदर मजीद फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि किस डॉक्यूमेंट में ना ये सारा डेटा इस यूजर का स्टोर हो, तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक डॉक भी आएगा और यहाँ पे मैं क्या स्पेसिफाई कर दूंगा, इस यूजर की आईडी। ठीक है, यू आई डी आई गेस, यस, यू यूजर की यू आई डी। ठीक है। डॉट सेट मेथड होता है जहाँ से जिसमें हम लोग डाटा सेव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये जेसन एक्सेप्ट करेगा। अब ये देखें डॉट यूजर डॉट यू आई डी। अब ये अगर आप सोचे ना, हर यूजर की ये कौन सी वाला यूजर डॉट यू आई डी है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी ऑथेंटिकेशन में, ये जो ये वाली सेव करता है। अब जितने भी यूजर्स होंगे ना, इन सब की ना अपनी यूजर की यूनिक यूआईडी होगी। ठीक है, ताकि कोई भी हमारा एक्सीडेंटली ना हमारा जो डेटा है फाइल स्टोर में सेम आईडी के अगेंस्ट दो यूजर्स का डेटा नहीं एंटर हो सकता। ठीक है, क्योंकि हम लोग किसी भी यूजर का उसकी अपनी यूजर आईडी के अगेंस्ट डेटा स्टोर कर रहे हैं। इससे ये हम लोग इंश्योर करते हैं कि हमारा जितना भी डेटा है वो यूनिकली स्टोर हो। ठीक है, ये बहुत ईजी अप्रोच है। ठीक है, सेट करके यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं सिंपली फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि इसकी में डेटा स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। यहाँ पे एक फील्ड है नेम, उसमें मैं क्या स्टोर कराऊंगा, जो मैं यहाँ से ऊपर ये नेम ले रहा हूँ। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये मैंने वो वाला नेम ले लिया है। और इसमें फॉर एग्जाम्पल यूजर का मैं ईमेल भी स्टोर करा लेता हूँ। तो वो कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा। मैंने जैसे आपको बताया, जैसे ही मैं यूजर को इंस्टेंशिएट करता हूँ तो वहाँ पे सिंपली मुझे यूजर की सारी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकता हूँ, यूजर डॉट ई मेल। ये देखें सिंपली मैंने इतने से कोड में फाइल स्टोर में ये डेटा सेव करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, मैं प्रिंट करा देता हूँ कि हमारा डेटा इस मेथड से ना सेव हो जाएगा। मैं प्रिंट करा देता हूँ कि यूजर डेटा सेव सक्सेसफुली टू फाइल स्टोर। ठीक है, ये मैंने प्रिंट करा दिया। और हाँ हो गया। उसके बाद ये है कि अच्छा हाँ ये भी है, ये तो इफ पार्ट था इसका, यूजर नॉट इक्वल टू नल। फॉर एग्जांपल अगर यूजर नल है, इसका क्या मतलब है, अभी किसी ने लॉगिन ही नहीं किया, कोई यूजर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, कोई यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं सिंपल यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा कि यूजर नो यूजर इज लॉग्ड इन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो यूजर लॉग्ड इन। ये मैंने वैसे क्यों किया है ये आप देखें ना, क्योंकि मैं इफ कंडीशन मेरी क्या थी, अगर यूजर नल नहीं है मतलब कोई ना कोई यूजर लॉगिन है, यूजर एग्जिस्ट करता है। अगर यूजर कोई लॉगिन ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं सिंपली क्या, मैं कोई भी डेटा ही नहीं है मेरे पास, मैं यूजर का ईमेल मेरे पास कहाँ से आएगा, वो तो तब है ना कि अगर यूजर लॉगिन हो। तो अगर यूजर नल है तो मैं सिंपली प्रिंट करा रहा हूँ कि क्या नाम है दूसरा, यूजर इज नॉट, नो यूजर इज लॉग्ड इन। ठीक है, और यहाँ पे जो ये कैच है, यहाँ पे सिंपली मैं अगर कोई एक्सेप्शन आती है वो प्रिंट कराऊंगा। हमारे पास ये फंक्शन भी रेडी हो गया, सिंपली हमने वहाँ पे कॉल करना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा ये जब तक होम स्क्रीन में। अच्छा हाँ, होम स्क्रीन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑन पेस्ट में वो मेथड क्या नाम है कॉल कर लूंगा। मैंने यहाँ पे इसका इंस्टेंस तो बनाया ही है फायरबेस सर्विसेज का, उसी के अंदर मैंने मेथड लिखा था, ये आप देख सकते हैं। ये फायरबेस क्लास है, इसके अंदर मैंने मेथड लिखा है ऐड यूजर डेटा का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली ये करता हूँ फायर नहीं क्या नाम था, फायरबेस सर्विसेज डॉट ऐड यूजर डेटा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे क्या दूंगा, जो मैं नेम टेक्स्ट फील्ड से जो जितना भी डेटा है वो ले रहा था। ठीक है, ये सिंपली मैंने यहाँ पे दे दिया, सिंपली मेरा ये काम हो गया। बल्कि ये वैसे फ्यूचर का काम है, मुझे ये असिंक अवेट में कराना चाहिए। ठीक है, असिंक और अवेट, ठीक हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। अच्छा, ये भी हो गया, हमारा हमारा सब कुछ सेट हो गया। अब हम लोग ना यूआई की तरफ मूव करते हैं, है क्या। अच्छा ये देखें जरा, यहाँ पे ना जो मैंने भी नई टेक्स्ट फील्ड और बटन ऐड किया ना, ये वो भी ऐड है। मैं थोड़ी स्पेसिंग के लिए ना चले साइज बॉक्स यूज कर लेता हूँ, क्रिएट अकाउंट है। यहाँ पे मैं एक साइज बॉक्स नॉर्मली देखें आपके एक विजेट है जो आप नॉर्मली ना स्पेसिंग देने के लिए यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्पेसिंग। इसमें मेनली दो तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, हाइट और विड्थ। अगर आपने हॉरिजॉन्टल स्पेस देनी है आप विड्थ यूज कर लें इसकी प्रॉपर्टी, आपने क्या नाम है वर्टिकल स्पेस देनी है तो हाइट यूज कर लें। हाइट में आप फॉर एग्जाम्पल इसे 20 दे दें। ठीक है, कॉमन करके अगर कंट्रोल एस करेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, ये देखें थोड़ा सा नीचे हो गया। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो सारा तो सेव है, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ SAMI।
ठीक है, चलिए पूरा नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेव डेटा टू फायरस्टोर। मैंने क्लिक किया और ये देखें मेरे पास लॉग आ गया है, यूजर डेटा सेव सक्सेसफुली टू फायरस्टोर। अब मैं चेक करता हूँ डेटा मेरा सेव कहाँ पे हुआ है। ये फायरस्टोर है, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। वैसे रियल टाइम में हो जाता है, आप रिफ्रेश करें आपके पास जो डेटा स्टोर है ना वो आ जाएगा। ये देखें ज़रा हमारा डेटा स्टोर हो गया। यूजर्स जो कलेक्शन बनाया था मैंने, आगे यूजर की जो यूजर आईडी है उसके अगेंस्ट उसने डेटा स्टोर कर दिया। कौन सा? जो मैंने नेम और ईमेल स्टोर करा है। ठीक है, हम लोगों ने सक्सेसफुली और इजीली अपने फ्लटर ऐप से फायर स्टोर में हमने क्लाउड में अपना डेटा स्टोर कर लिया। ठीक है, ये आई गेस आपको इजीली समझ आ गया होगा। सिंपली यहाँ पे ये स्ट्रक्चर अगर आप देखें ये कैसे बना है। सबसे पहले इस कौन सा ये मेथड था, ये था, ये देखें जरा। अच्छा यहाँ पे था, सॉरी, ये था, ये है। सबसे पहले फायर स्टोर का इंस्टेंस था एक, फायर स्टोर फायरबेस फायर स्टोर से का मैंने इंस्टेंस बनाया। सिंपली एक उसका कलेक्शन बनाया यूजर्स। कौन सा कलेक्शन? ये जो यहाँ पे है। मजीद उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट बना है। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट की वो कौन सी आईडी थी जो मैं उसे दे रखा था ताकि वो यूनिकली उनके आइडेंटिफाई कर सके, यूजर की यू आईडी। ठीक है, यू आईडी वैसे अगर मैं दिखाऊंगा आई गेस ये सेम होगी जिससे जिससे वो ऑथेंटिकेट हुआ था। क्या है? Z3W है, हम चेक कर लेते हैं। ये देखें Z3W, ये मैंने आपको बताया था जैसे कि ये क्या नाम है, ये क्या नाम है, ये डिस्टिंक्टिव रहेगी तो ये उसके उसी के अगेंस्ट उसने उसका डेटा स्टोर कर लिया। जाहिर है क्योंकि हमेशा यूनिक ही रहेगी। उसके अगेंस्ट मैं कौन सा डेटा इसने स्टोर किया की वैल्यू की फॉर्म की वेयर में, ईमेल और पासवर्ड। ये देखें कहाँ से आया है, ये सिंपली इस मेथड में आया। मैंने इंस्टेंस बनाया था इसका। ठीक है, उसके बाद क्या है, वेट फायर स्टोर डॉट कलेक्शन, कलेक्शन का नाम। ठीक है, और डॉट डॉक यूजर आईडी, कौन से यूजर के अगेंस्ट, मतलब कौन सी यूजर आईडी के अगेंस्ट में स्टोर कराना है, और डॉट सेट। इस मेथड के अंदर आपने सिंपली जो भी डेटा सेव कराना है ना वो आप सेव करा दें। नेम मैं इस मेथड से लिया था, और ईमेल जो मैं अगर मेरा यूजर लॉगिन है तो वो ईमेल सेव करा दो। ठीक है, तो अच्छा टाइम तो बहुत हो गया है ये तो मैंने वो भी कराना था लेकिन आई गेस ये नहीं हो सकेगा। ये आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा काफ़ी हद तक कि हम लोगों ने फायरबेस आज मेनली लिंक किया अपने प्रोजेक्ट में। हम लोगों ने इसकी जितना भी सेटअप था वो देखा है, और इसकी जो दो सर्विसेज हैं, फायरबेस ऑथ वो कैसे यूज़ किया, और फायरबेस फायर स्टोर ये हम लोगों ने कैसे यूज़ किया। ठीक है, तो आई बिलीव आज का सेशन हम लोग इतना ही रख लेते हैं। जो बाकी फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा चीज़ें और मटीरियल हैं लाइक जेमिनी का जो हो गया वो मैं नहीं कवर कर सका क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैंने आज काफ़ी आई गेस डिटेल में एक्सप्लेन किया है और आहिस्ता भी किया है। और इसलिए वो उसका ना मैं आपको डिटेल डॉक्यूमेंट भेज दूंगा तो आप वहाँ से वो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो बाकी ये है कि चलें आज का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था, हम लोगों ने फ्लटर अपने ऐप में फायरबेस कैसे इंटीग्रेट करनी है। ठीक है, आपको लगे गया होगा पता है कि कितना ईजी है। मैंने डेमो डिफॉल्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। ठीक है, सिंपली मैंने फिर क्या किया था कि क्या नाम है, दूसरा एक नई स्क्रीन बना ली थी, होम स्क्रीन। ठीक है, उसमें उसके बाद मैंने फायरबेस के लिए क्या किया था, मैंने फायरबेस के लिए सिंपली किया था फायरबेस कंसोल में। ठीक है, फायरबेस कंसोल में एक नया मैंने प्रोजेक्ट बनाया था। सॉरी, ये देखें यहाँ से नया प्रोजेक्ट बनाया था मैंने, कोई भी नाम रखा, कंटिन्यू किया, आगे गया। मैं आपको बल्कि वो दिखाता हूँ कंसोल हमारी। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट करके नाम रखा, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन थी वो किया। उसके बाद मैंने क्या नाम है ये किया था कि पहले कमांड आई थी कि वो जो रन करनी थी हमारी कमांड से, कमांड प्रॉम्प्ट में जानी थी। ठीक है, वो हम लोगों ने जो चेक की थी आई गेस यहाँ पे हिस्ट्री स्टोर होगी, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं है कमांड की। तो हम लोगों ने पहली कमांड रन की थी जिसने फ्लटर फायर हमारा, बल्कि नहीं, सबसे पहले तो ये था कि हम लोगों ने फायरबेस का CLI यूज करने के लिए Node.js इंस्टॉल करना था। ठीक है, ये बहुत जरूरी है अगर आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, फायरबेस का CLI यूज करने के लिए आपने Node.js इंस्टॉल करना है, उसका सेटअप होगा, उससे एग्जी फाइल होगी, फिर वो वेरीफाई करने के लिए आपने सिंपली इसी कमांड प्रॉम्प्ट में नोट डैश डैश वर्जन करना है, वो आपको वर्जन देगा। और जब वो सारा करके फिर जो आपकी कमांड थी यहाँ पे आगे सामने ही होगी, npm इंस्टॉल वाली, npm इंस्टॉल ये है। यहाँ जब नोड आपको हो जाएगा सिंपली आपने इस कमांड के थ्रू इंस्टॉल द फायरबेस CLI वाया npm, ये आप कमांड चलाएंगे इधर ही इसी कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है, तो आपकी वो भी इंस्टॉल हो जाएगी। जब वो हो जाएगी तो सिंपल आप लिखेंगे फायरबेस डैश डैश वर्जन, तो आपको थोड़ी देर बाद ये फायरबेस का वर्जन भी दे देगा। इसका मतलब ये है कि आपकी फायरबेस CLI इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद ये है, ये हमारा जितना भी था काम ये कंप्लीट हो गया था। हम लोग आए प्रोजेक्ट पे, नया प्रोजेक्ट बनाया हमने, चलिए मैं बना ही देता हूँ। कोई भी इसका नाम रखा, ठीक है, रैंडम ऐप नाम रखा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम जाते हैं, मस्ट बी एटलीस्ट 4 कैरेक्टर्स, न्यू ऐप। ठीक है, न्यू ऐप है। ठीक है, उसके बाद वो सारा ये पहले का इनेबल था, कंटिन्यू, सेलेक्ट अकाउंट, डिफॉल्ट अकाउंट, क्रिएट प्रोजेक्ट। चलिए मैं वैसे ही अब मैंने नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर ही दिया तो वेट कर लेते हैं। सारी कंफ्यूजन हम लोग रिपीट कर लेते हैं एक दफ़ा ताकि जिसने पहले नहीं सुना उसे भी समझ आ जाए।
तो हम चले, थोड़ा सा ही आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, सॉरी इसके लिए, लेकिन चलें ये क्लियर हो जाएगा आपको। ये हमारा नया प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है। अब इसे हम लोगों ने सेटअप कैसे करना था, ये मैं सारा आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आए, ये सारे ऑप्शंस थे, हम लोगों ने फ्लटर क्लिक किया। सबसे पहले ये चीज़ें हमारी नॉर्मली हुई होती हैं, ठीक है ना, फायर बेस लॉगिन, ये सारा कुछ हुआ होता है। आप लोगों ने सीधा नेक्स्ट पे आना है। ये कमांड आपने चलाई, कमांड, ये कमांड दूसरा आपको जो टर्मिनल था वहाँ पे, और ये कमांड आपने चलाई अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना है, रूट डायरेक्टरी में चलानी है, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। माई फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे चलाई, ठीक है। यहाँ से जैसे ही आपने चले, आपको सारा इसने पूछा आपने कौन से प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाने हैं, फिर आपने सेलेक्ट किया सारा कुछ, और इजीली इसने खुद ही सारे प्रोजेक्ट्स बना दिए एंड्रॉइड के। वो आपका ऐप उसके साथ लिंक हो गया। और सिंपली मैं यहाँ से अगर एग्जिट करूँ और वापस जाऊँ, तो मैंने ये बनाया था ना, आप जब जाएंगे यहाँ से अपने प्रोजेक्ट सेटिंग्स में, तो जो भी आपका है, जब रिफ्रेश करेंगे ना, आपको अपना जो ऐप है ना, उसका पैकेज नेम यहाँ पे शो होगा। किधर गया ये ऐप ही बनाया था, कौन सा बनाया था मैंने, एक सेकेंड, मैंने फर्स्ट ऐप बनाया था, सॉरी। तो ये है वो, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपल उसकी प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाएंगे, तो ये आपको वो जो ऐप ऐप का है ना, जो उसका पैकेज नेम है, वो आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। और एक और क्या था, जब भी आप फायरबेस ऐड करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आप में आपके लिए फोल्डर में फायरबेस ऑप्शंस वाली फाइल, जो सारी कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज होती है, और एंड्रॉइड फोल्डर के अंदर ऐप के अंदर गूगल सर्विसेज डॉट जेसन ऑटोमेटिकली खुद ही बनाता है कॉन्फ़िगर करने के लिए, ठीक है। आपका इजीली कनेक्ट हो गया फायरबेस, हमारा यहाँ तक काम हो गया। फिर हम लोगों ने फायरबेस की दो सर्विसेज देखी है आज, ऑथ और फायर स्टोर। ऑथ होती है यूजर्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए, क्या नाम है, नया यूजर बनाने के लिए, साइन इन करने के लिए, उस सारे के लिए। उसका हम लोगों ने सिंपली दो टेक्स्ट फील्ड्स बनाई थी, बटन बनाया था, हम लोगों ने रजिस्टर यूजर किया था। उस मेथड में सिंपली था क्या, कुछ भी नहीं था, फायरबेस ऑथ का एक इंस्टेंस बनाया और डॉट क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, और उसको यूजर का ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया था। यही मेथड हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया था, हमारा यूजर नया बन गया था, जो हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हम लोगों ने फायर स्टोर जो डेटाबेस है NoSQL फायर स्टोर फायरबेस की, उसमें हमने डेटा सेव किया है। वो कैसे किया है, सिंपली उसी बटन के नीचे, होम स्क्रीन में बटन के नीचे एक और टेक्स्ट फील्ड बनाई है, जहाँ पे मैं यूजर से उसका नेम ले रहा हूँ, और उस बटन के टैग पे मैं यूजर का नेम और उसका ईमेल, अगर वो लॉगिन है तो उसका नेम और ईमेल, अगर वो लॉगिन है तब वो सेव करा रहा हूँ, ठीक है। सिंपली उसके बटन के टैब पे ऐड यूजर डेटा, इस मेथड में गया मैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, ये दोनों फ्यूचर टाइप्स हैं, ठीक है ना। जितने भी आपने एसिंक्रोनस ये फायरबेस रिलेटेड आप मेथड्स दिखेंगे ना, वो फ्यूचर टाइप के होंगे, क्योंकि वो सारे चल रहे होते हैं। तो फाइनल यूजर को मैंने इंस्टेंशिएट किया, अगर वो लॉगिन है, अगर नल नहीं है तो एक कलेक्शन बनाओ यूजर्स का, उसकी डॉक रखो, एक डॉक्यूमेंट होगी उसकी यूजर की डॉक आईडी, और सेव करा दो कौन सा डेटा, जो नेम जो उसने यूजर ने टाइप किया, और उसका ईमेल, सॉरी ये कमांड रन हो गया है, उसका ईमेल, ठीक है। और अगर वो हो गया तो यूजर डेटा सेव सक्सेसफुली। मैंने सिंपली यहाँ पे, सॉरी, मैंने यहाँ पे अपना नेम एंटर किया था, और जब मैंने सेव पे टाइप किया, तो मेरे पास यहाँ पे डीबग में आई गेस आ रहा था यूजर डेटा सेव सक्सेसफुली। और जब मैंने अपना फाइल स्टोर चेक किया था, तो यहाँ पे मेरा डेटा सेव हुआ था। और किस फॉर्मेट में सेव हुआ था हमने ये भी देखा है, जो मैंने कलेक्शन स्पेसिफाई किया था उसका नाम, जो यूजर की यूआईडी थी उसका ना, वो यूआईडी, और जो मैंने डेटा सेव किया, ईमेल मैंने ये एंटर किया था, और नेम मेरा क्या नाम है ये था, तो ये सेव हो गया। तो आई बिलीव आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा फायरबेस अपने फ्लटर ऐप में लिंक कैसे करते हैं, इसकी डिफरेंट सर्विसेज हैं, ये हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं कि बहुत कुछ है इसमें, स्टोरेज, ऑथेंटिकेशन, फायर स्टोर, डेटा कनेक्ट, मशीन लर्निंग भी, जैसे कुछ पार्टिसिपेंट्स पूछ रहे थे ये कैसे यूज करने, मैंने खुद नहीं वैसे भी यूज की, तो ये भी मैं वैसे चेक करूंगा किसी ऐप में यूज करके कि कैसे होती है ये, कोई आई गेस मॉडल ट्रेन करना होगा, इस तरह कुछ करना होगा। तो काफी सारी सर्विसेज हैं जो फायरबेस आपको प्रोवाइड करती है, और इजीली आप अपने ऐप्स में वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। रन में हाँ, जैसे देखें, अगर आपने ऐप में ए बी टेस्टिंग करनी है, आपने ऐप की मतलब प्ले स्टोर पे डिप्लॉय करने से पहले ना ऐप की टेस्टिंग होती है, ये आप फायरबेस के थ्रू कर सकते हैं। अपने ऐप में जो आप ऐड चलाते हैं, जैसे नॉर्मली ऐप जो ऐप डेवलपर्स होते हैं वो रेवेन्यू कमाते हैं, मतलब जो रेवेन्यू बनता है ना, वो ऐड से बनता है, क्या नाम है, ऐड से। तो ऐड मॉप है, उसका अकाउंट बना के वो कर सकते हैं आप। और वो मैसेजिंग, लाइक फायरबेस मैसेजिंग भी है, अगर आपने मैसेजिंग अपने ऐप में इनेबल करनी है वो कर सकते हैं। डायनामिक लिंक परफॉर्मेंस, आप अपने ऐप की सारी परफॉर्मेंस व्यू कर सकते हैं, ठीक है। एनालिटिक्स ये काफ़ी ज़रूरी है, जब जो ऐप्स ग्रो करती है ना, उनको चेक करने के लिए कि यूज़र कौन सी स्क्रीन पे ज़्यादा वेट कर रहा है, कहाँ पे ज़्यादा टाइम है, यूज़र का फ्लो क्या है, कहाँ पे पहले क्लिक हो रहे हैं, ये सारा आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं रियल टाइम एनालिटिक्स पर, इन सारी चीज़ों में, ठीक है। तो दैट्स इट, आई गेस आपको मैंने काफ़ी हद तक एक डेप्थ में क्या नाम है दे दिया है ओवरव्यू फायरबेस का। आई रिग्रेट दैट मैंने जैमे नहीं करा सका, क्योंकि वो इससे भी बड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है। तो आई गेस ये काफ़ी रहेगा फायरबेस का। तो आई बिलीव सबको समझ आ ही गया होगा।
तो चलें हम लोग आज का Q&A सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ और बाकी जिसने भी क्वेश्चन पूछना है वो हैंड रेज करें और उनका माइक आप अनम्यूट कर दें। जिसका भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर ले। आज वैसे भी आखिरी सेशन है तो आप कुछ भी क्वेश्चन फ्लटर से रिलेटेड पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं है सेशन के रिलेटेड तक, क्योंकि हमारा आज लास्ट डे है। तो मैं चाहूंगा जितनी भी क्वेरीज हैं जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर कर दूं। तो किसी का भी अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी से भी रिलेटेड, फ्लटर फायरबेस कुछ भी, तो वो क्वेश्चन पूछ ले। थैंक यू। अच्छा, अब्दुल रहमान का क्वेश्चन है। बासित इनका माइक अनम्यूट हो गया तो भगवान आप क्वेश्चन कर लो। Okay, so I wanted to ask, Flutter में जो है computer vision APIs की integration, how does that go? Is that well uh, meshed out concept, or is it still in its early days? अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं ना तो आप शायद हाई फील करें, लेकिन फ्लटर में ना समझ ले जो भी आजकल है ना वो पॉसिबल है फ्लटर में। ठीक है, आपने एमएल इंटीग्रेट करनी है, एआई इंटीग्रेट करना है, कंप्यूटर विजन इंटीग्रेट करना है, कुछ भी पॉसिबल है। कंप्यूटर विजन नॉर्मली मेनली होगा क्या, मॉडल कोई ट्रेन है, ठीक है, या नॉर्मली इस तरह होता है फ्लटर में। मॉडल ट्रेन है, आपने सिंपली उसका एपीआई एंड पॉइंट है आपके पास, तो वो आपने इंटीग्रेट करना है। वो आपको रियल टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होगी, लाइक जो भी आप यूज कर रहे हैं, योलो, V3, V8 और जितने भी ये जो उसके होते हैं, वो आप इजीली जो है ना कंप्यूटर विजन के भी, अगर मैंने खुद एक्सप्लोर बहुत ज्यादा नहीं किया हुआ, थोड़ा बहुत ही किया हुआ, लेकिन इजीली जितने भी एमएल मॉडल्स हो गए, आपके एआई मॉडल्स हो गए, चैट बॉट्स हो गए, ये कंप्यूटर विजन के, ये सारे आप इजीली फ्लटर एप्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट। Okay, thank you. ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है सर फ्लटर में जावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली फ्लटर में अगर आपने स्पेसिफिकली फ्लटर में ही कोड लिखना है ना, वो तो डॉट में होगा, हमेशा ही डॉट में होगा। लेकिन इनका यूज केस तब आता है ना कि फॉर एग्जांपल आप किसी कोई आप एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं, कोई जो आपके फोन के ना बकायदा जो आपके अंडरलाइंग ओएस के रिसोर्सेज है ना उनको एक्सेस करता है। कि लाइक आप फॉर एग्जांपल अपने फोन का ब्लूटूथ एक्सेस करना चाहते हैं, या बिल्कुल समझ लें आप इतना डीप लेवल कोड लिख रहे हैं कि उसको ना जो आपके एंड्रॉइड फोन है ना उसकी डीप लेवल की चीजें एक्सेस करनी है, आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज इस तरह की चीजें हैंडल करनी है। तो अगर आपने फ्लटर के ऐप में वो कोड लिखना है ना, तो उसमें यह है कि जो मैंने आपको दिखाया था ना, आपको जो फ्लटर का फोल्डर था एंड्रॉइड का, उसके अंदर ना आप कॉटलिन में या जावा में, ये दोनों यूज होती हैं नेटिव एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए। तो उसमें जाके कुछ फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो डायरेक्टली फ्लटर या डार्ट में नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये है कि अगर आप फ्लटर के प्रोजेक्ट में अपने कोई बहुत ज्यादा इंटेंसिव कोई चीज यूज करनी है, कोई क्या नाम है सिस्टम पे अपने जो फोन है उसके रिसोर्सेज को आपने एक्सेस करना है, तो आप जावा और कॉटलिन में कोड लिख सकते हैं जो स्पेसिफिक अगर आपने उसके लिए हैंडल करनी है चीजें। नेक्स्ट। अगर और भी से क्वेश्चन है तो वो भी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है फ्लटर फायर बेस रिलेटेड। अच्छा, तो आई गेस और क्वेश्चंस नहीं है। चलें फिर हम लोग सेशन एंड करते हैं। आई होप आप सबका सेशन अच्छा गया होगा, और बूट कैंप भी बल्कि एंड हो गया है, तो आई होप आपके सारे सेशन अच्छे गए होंगे। आपने कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ में अगर नहीं तो काफ़ी हद तक आई बिलीव कुछ ना कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच जितने भी कर रहे हैं, क्या नाम है। तो थैंक यू सो मच आपका कि आपने ज्वाइन किया, आपने टाइम डेडिकेट किया इसके लिए, और आई बिलीव काफ़ी हद तक सीखी होंगी आपने चीज़ें, और मुझे भी समझ लें काफ़ी कॉन्सेप्ट रिन्यू हुए हैं, रिवाइव हुए हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप लोगों ने टाइम डेडिकेट किया इसके लिए। और विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं इंशाल्लाह आपके साथ इन टच रहूंगा। मैंने लिंक्डइन तो शेयर किया था अपना, बाकी व्हाट्सएप तो मेरे पास मेरे आपके पास मेरा है ही है, तो कोई भी क्वेरी हुई आप मुझसे पूछ सकते हैं। जितनी मुझे नॉलेज हुई उसकी बेस पे मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू एवरीवन। सो अल्लाह हाफिज। मीटिंग आप एंड कर सकते हैं बासित।